योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के कार्य के साथ साथ माने व्याकरण शास्त्र, दर्शन, उपनिषद और वेद शास्त्रों का सबसे बड़ा अध्ययन अध्यापन का कार्य पतंजलि गुरुकुलम से लेकर के आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय, इतना बड़ा कार्य है ये। चौथी बड़ी क्रांति, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के बाद शिक्षा की सबसे बड़ी क्रांति। पतंजलि विश्वविद्यालय का तो अब एक बहुत बड़ा दिव्य और भव्य स्वरूप सामने आ चुका है। पतंजलि विश्वविद्यालय को जो पूरा निर्माण हो चुका है उसको हम देख सकते हैं। आप दर्शन करेंगे पतंजलि विश्वविद्यालय का, आचार्य कुलम का, बाकी बहुत बड़े कार्य का निष्पादन हो चुका है। तो इस पूरी यात्रा का आप आनंद लीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है व्यक्ति का निर्माण। सड़कें, भवन, एयरपोर्ट्स, रेलवे, पोर्ट्स, जो भी कुछ हम बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, ये सब 5 से 10 सालों में पूरे देश का हम काया पलट कर सकते हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना सकते हैं। हमने भी लाखों नहीं, करोड़ों, लाखों स्क्वायर फीट नहीं, करोड़ों स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन किया है। लेकिन ये सब कैसे हो पाया? एक व्यक्ति के संकल्प से एक बहुत बड़ी सृष्टि खड़ी हो जाती है। व्यक्ति सब कुछ नहीं है, लेकिन व्यक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, ये किसी भी संस्था, किसी भी संगठन, किसी भी समाज, राष्ट्र के लिए और इस पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा कोई कार्य है तो वह है अच्छे इंसानों का निर्माण। अच्छे इंसान हो और वो भी ज्ञान और प्रतिभा संपन्न, परम पुरुषार्थी, परम परमार्थी, ऐसे व्यक्तित्व जिनके चरित्र में दिव्यता हो, देवत्व हो, ऋषित्व हो, ऐसे डिवाइन वर्ल्ड सिटीजन्स, ऐसे स्पिरिचुअल सोल्स, ऐसे दिव्यात्माएं जिनके भीतर सारी मानवीय दिव्यताएं हो, सारी दैवी संपदा हो, जिसके लिए हम अक्सर हमारे पतंजलि गुरुकुलम के, आचार्य कुलम के, पतंजलि विश्वविद्यालय के हो, अब तो मैं उसको व्यापक अर्थ में कहूँ तो पूरे पतंजलि संगठन के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनके भीतर समान रूप से अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति रपैशनम दया भूतेश लोलुप्तम मार्दम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहनाति मानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। दैवी संपत्ति से युक्त ऋषियों के सच्चे उत्तराधिकारी, ऋषियों के प्रतिनिधि, और मैं व्यापक अर्थ में कहूँ तो भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि, ऐसे दिव्य आत्माएं हम तैयार करें जिनमें सब प्रकार की मानवीय दिव्यताएं हों और जो आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल और सब प्रकार के नॉलेज की स्किल्स, एक्सपर्टीज, सब प्रकार की दिव्य प्रतिभाओं से संपन्न हो, जो बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करने का सामर्थ्य रखते हो। वक्त तो लगेगा, लेकिन एक दिन दुनिया बदलेगी। हमारा सपना है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लेकर के मीडिया से लेकर के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेकर के बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कॉरपोरेट फील्ड हो, रिलीजियस स्पिरिचुअल फील्ड हो, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में ऐसी आत्माओं का आधिपत्य होना चाहिए, ऐसे लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। वो डायरेक्शन वो दें, डोमिनेट वो करें जिनके भीतर दिव्यता है। संसार में हमारा किसी से बैर नहीं है। हम तो एक आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व के निर्माण के लिए लगे हुए हैं। हमारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं। हम तो आत्मस्पर्धा में, आत्म प्रेरणा में, सेल्फ इंस्पिरेशन में, सेल्फ मोटिवेशन में, सेल्फ कंपटीशन में जीने वाले और उसमें विश्वास रखने वाले। लेकिन हम ये मानते हैं कि आधिपत्य
हम अधिनायकवादी साम्राज्यवादी सोच के पोषक नहीं है, लेकिन आधिपत्य माने डोमिनेशन एंड डायरेक्शन, डोमिनेशन एंड डायरेक्शन डिवाइन सोल्स का होना चाहिए। इसी को हमारे यहाँ कहा है इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कृण्वन्तो विश्वमारिम् अपघ्नन्तो रावणः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसी आत्माओं को कैसे घड़ा जाएगा, उसके लिए है सबसे छोटे बच्चों से लेकर के 3+ एजुकेशन के लिए पतंजलि गुरुकुलम। माने जो है प्राइमरी से भी पहले 2.5 से 3 साल के बच्चों का हम प्रवेश प्रारंभ करके प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम कक्षा तक प्रवेश लेते हैं और उनके जीवन में दिव्यता का आधान करने का एक बहुत बड़ा अभियान है पतंजलि गुरुकुलम। जहाँ पर संस्कृत है, जहाँ पर संस्कृति है, जहाँ पर आधुनिक ज्ञान विज्ञान के सारे सोपान आरोहण पा रहे हैं हमारे बच्चे। एक बहुत बड़ा काम पतंजलि गुरुकुलम में हो रहा है। सन 2017 में स्थापित पतंजलि गुरुकुलम आवासीय शिक्षण संस्थान वैदिक एवं आधुनिक शिक्षा का एक अद्भुत संगम है। यहाँ प्रवेशिका से 12वीं तक शिक्षा प्रदान की जाती है। आधुनिक विषयों के साथ सनातन वैदिक परंपरा परिचायक वेद, दर्शन, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, पंचोपदेश आदि के अध्ययन की यहाँ पर सुंदर व्यवस्था है। गत 11 दिसंबर 2021 को पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम के नए परिसर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी, पूज्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरि जी, काशनी पीठाधीश्वर गुरु शरणानंद जी, पूज्य दीदी मां साध्वी रीतंभरा जी, पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। ये बाईं तरफ इसमें महाराज जी वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बन रहा है जो करीब 100 करोड़ से अधिक की लागत से बनेगा और इसमें भारत के देश विदेश के सारे गेम्स होंगे और ये विद्यार्थी भी विश्व स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भी, स्पोर्ट्स में भी आगे होंगे। ये बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए 1,000 की क्षमता वाले 2 गुरुकुल होंगे। अभी जिसको देख रहे हैं हम, ये बालिकाओं का गुरुकुल है, पतंजलि गुरुकुलम बालिका के लिए। ये इसका सामने का फ्रंट है, फ्रंट। जैसे ही कोई गुरुकुल में प्रवेश करता है तो उसको महसूस होना चाहिए कि पतंजलि गुरुकुलम जो है वो कहीं लाल किला या राष्ट्रपति भवन या संसद से कम नहीं है, ऐसे उसको फीलिंग आनी चाहिए। ये पतंजलि कन्या गुरुकुलम है और ये सब उसका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है सामने की और दोनों तरफ एकेडमिक बिल्डिंग है और जो पीछे था वो छात्रावास है और जो सामने का हिस्सा है उधर आप देख रहे हो पीछे, ये संत कुटीर को सामने से दाएं बाएं से पूरा यहाँ पर यह गुरुकुल होगा और इस पतंजलि विश्वविद्यालय के सामने वहाँ पर बालकों के लिए, ऋषि कुमारों के लिए गुरुकुल होगा। और इसमें बाहर यदि 40 डिग्री का तापमान है तो गुरुकुल के अंदर 30 डिग्री का ही तापमान होगा रूम्स के अंदर, तो कोई एसी की जरूरत नहीं होगी। इतना तापमान का भी उसका नियंत्रण रखा गया बिल्डिंग में, वास्तव में ही रखा है बिना किसी कृत्रिम साधन के, इसलिए बिना एसी के ये एसी से ज्यादा फीलिंग देने वाली होगी बिल्डिंग। इसमें जरूर करीब 1.5 गुना पैसा खर्च हो रहा है, तो हमने कहा बालकों के लिए 100-200 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होते तो होने दो, ये आगे भारत के कर्णधार बनेंगे। इस पूरे गुरुकुल की परिकल्पना यही है कि सुबह उठकर के योग करने से लेकर के योगाभ्यास और विद्याभ्यास और श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास से लेकर के
बालकों में इस तरह का एक व्यक्तित्व, नेतृत्व और चरित्र निर्माण हो, ये यज्ञशाला है महाराज श्री इसकी। एक साथ बैठ करके 1000 बालक इसमें यज्ञ कर सकेंगे, 1000 बालक एक साथ। ये बालिकाओं का है और ये लिंक्ड होगा चारों ओर से। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र बच्चों में तैयार हो, ऐसे विश्व नागरिक यहां से तैयार हो जो विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, जीवन के, समाज जीवन के हर क्षेत्र में वो नेतृत्व की भूमिका में आए। इस तरह का उनके भीतर प्रचंड पुरुषार्थ, उनके भीतर शौर्य, वीरता और पराक्रम का भाव हो कि हम एक साधारण कार्य के लिए नहीं पैदा हुए, हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, हमारी शिक्षिकाओं, वीर वीरांगनाओं के प्रतिनिधि हैं और हम सबको अपने पुरुषार्थ से अपने पूर्वजों के सपनों का भारत बनाना है, ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाना है। इस भाव चेतना के साथ उनको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और अभी क्योंकि परिसर छोटा था और यूं तो ये भी छोटा पड़ जाएगा 5 साल के बाद, तो फिर आने वाले 10-15 साल में करीब 10,000 की क्षमता वाला पतंजलि गुरुकुल तैयार हो जाएगा। इसकी सब जालियां भी हैं, वो भी पत्थर से बनी हुई, सीमेंट से बनी हुई नहीं है। और सामने का ये सारा कार्य, तो इसमें थोड़ा श्रम साध्य है, थोड़ा मूल्य साध्य भी है, लेकिन इस तरह का और इसका पूरा जो आर्किटेक्ट है, पूरा जो वास्तु है, वो इसमें अपने भारत के गौरवशाली अतीत के भी दर्शन हो। एक तरफ इसमें दिव्यता भी हो और दूसरी तरफ भव्यता भी हो। मैंने अभी तक जितना भी पतंजलि में, पतंजलि योगपीठ से लेकर के पतंजलि विश्वविद्यालय आचार्य कुलम आदि से लेकर के किसी कार्य में इतना ज्यादा उसमें मैंने पूरा गहराई से खुद आत्मसात नहीं हुआ था, लेकिन हमने अपनी भावनाओं के अनुरूप इसको आकार दिया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज। यहाँ लगभग 500 विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था है और पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के पीछे बॉयज हॉस्टल है और उसके जो है दूसरी तरफ ये बेटियों के लिए गर्ल हॉस्टल है। यूँ तो 500 विद्यार्थियों की यहाँ पढ़ने की व्यवस्था है और अभी पतंजलि विश्वविद्यालय में भी पूरे देश भर से विद्यार्थी आ रहे हैं, उसको भी बहुत बड़ा मूर्त रूप यहाँ पर हम दे रहे हैं। महर्षि चरक शुश्रुत धन्वंतरी की आयुर्वेद की पावनी परंपरा योग की तरह विश्वव्यापी बने। जैसे योग को पूरे विश्व में गौरव मिला है, ऐसे आयुर्वेद को पुनः विश्व में गौरव मिले। यद्यपि एलोपैथी में कुछ बीमारियों का तात्कालिक इलाज है, वह भी करीब 200 वर्ष पुरानी एक बहुत ही साइंटिफिक चिकित्सा पद्धति है इमरजेंसी के लिए और खास करके ऑपरेशंस के लिए ठीक है। लेकिन चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, थायराइड हो, आर्थराइटिस, अस्थमा हो, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर हो, किसी भी रोग को वो कंट्रोल तो कर देते हैं एलोपैथी में, क्योर नहीं कर पाते। आयुर्वेद से हम बीमारियों का 100% निराकरण करते हैं। उसको नियंत्रित करने के साथ साथ 100% निराकरण करने की प्रक्रिया केवल आयुर्वेद में। हम चाहते हैं कि सभी लोग रोग मुक्त, तनाव मुक्त, दुख दरिद्रता मुक्त, सुखी संपन्नता और प्रसन्नता के साथ जीवन जिए, और वह केवल संभव है हमारी वैदिक जीवन पद्धति के अनुसार। वह योग आयुर्वेद की सात्विक जीवन पद्धति से जब हम जिएंगे तभी हम 100 वर्ष तक निरोगी होकर के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और शांतिमय जीवन जी सकते हैं। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का ये सारा अनुष्ठान पंच महायज्ञों, चतुर्वर्णाश्रम धर्म और 16 संस्कारों की हमारी पावनी सत्य सनातन आर्य वैदिक हिंदू परंपरा इसी दृष्टि को लेकर के है। हमारा पूरा दर्शन, हमारा पूरा सिद्धांत, हमारी पूरी सत्य सनातन वैदिक ऋषि परंपरा इसी बात पर आधारित है कि हमारा जीवन सब प्रकार से सुखमय हो, भौतिक जीवन में भी हम समृद्धि के शिखर पर हों और आध्यात्मिक जीवन में हम समाधि के शिखर पर हों, माने भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील। एक ऐसा हमारा जीवन हो
जहां पर किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार की दरिद्रता ना हो। इसी संकल्प के साथ पतंजलि योगपीठ इन सेवा के अनुष्ठानों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। भारत के ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा एवं वर्तमान युग के आधुनिक विज्ञान, तकनीकी एवं व्यावसायिक शैक्षणिक पद्धति का दिव्य संगम आचार्य कुलम का उद्घाटन 26 अप्रैल 2013 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर गंगा के तट पर हरिद्वार की भूमि में, इसी पवित्र स्थल पर इन सभी संतों, आचार्यों, भगवंतों के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके बीच आपके चरणों में वंदन करने का अवसर मिला है। मैं बाबा रामदेव जी को सालों से जानता हूं। जब वो साइकिल पर घूमते थे तब से जानता हूं, और एक छोटी सी पुड़िया में से काजू का टुकड़ा देते थे, वो भी याद है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक व्यक्ति अहर्निश एक निष्ठ, अखंड, अविरत, वन लाइफ वन मिशन, इस तरह चरैवेति 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 इस देश में लगातार भ्रमण करता रहे। प्रतिदिन 1.5, 2, 2.5 लाख लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते रहे। अगर बाबा रामदेव जी की ये मूवमेंट दुनिया के किसी और देश में हुई होती तो न जाने कितनी यूनिवर्सिटियों ने उस पर पीएचडी की होती। मैं ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को कहना चाहता हूं, आपने शायद अपने सारे रिकॉर्ड प्रस्थापित किए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने इस रिकॉर्ड की तरफ ध्यान दिया है कि अपने इतने छोटे से कालखंड में एक व्यक्ति ने टीवी के माध्यम से नहीं, फोटो के माध्यम से नहीं, रेडियो के माध्यम से नहीं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं, रूबरू में इतने करोड़ लोगों के साथ आंख में आंख मिला करके बात की होगी, ऐसा शायद रिकॉर्ड दुनिया में कहीं नहीं होगा, दुनिया में कहीं नहीं होगा। मैं तो यहां हरिद्वार की धरती पर किसी शुभ अवसर पर बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करता हूं कि हिंदुस्तान में जो संतों के द्वारा शिक्षा के काम हो रहे हैं, एक बार यहीं पर उनका सबसे बड़ा मेला लगना चाहिए और लोग देखें, कोई 5 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई 2 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, और सब संस्कार और शिक्षण का दोनों की चिंता करते हैं। ये छोटे काम नहीं है मित्रों, ये राष्ट्र निर्माण की अमूल्य सेवा है जो इन महापुरुषों के द्वारा हो रही है। हम कम से कम देखें तो सही, समझे तो सही, उनका गौरवगान तो करें। ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि हम सत्शक्ति के लिए जिएं, हम सत्संकल्प के लिए आगे बढ़ें। इसी एक प्रार्थना के साथ फिर एक बार मैं इस अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला, जीवन की धन्यता के साथ उस ऋण को स्वीकार करते हुए मैं सभी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। आवासीय परिसर आचार्य कुलम में व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, वेद वेदांग आदि विषयों के संदर्भ में
प्रामाणिक वैदिक विद्वान का निर्माण कर आधुनिक भारत के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्माण की संकल्पना है। आचार्य कुलम में सनातन श्रुति परंपरा के साथ अत्याधुनिक विधाओं व उपकरणों से सुसज्जित परिसर में सीबीएसई पाठ्यक्रम का समन्वय किया गया है। परंपरागत वैदिक गुरुकुलीय पद्धति के अनुरूप छात्र एक ओर जहां संस्कृत, वेद वेदांग, उपनिषद, दर्शन इत्यादि में दक्षता प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुरूप अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला, शिक्षा व खेलों में निपुण होकर पूर्ण जागृत व पूर्ण समर्थ व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हरिद्वार में स्थापित वैदिक एवं आधुनिक शिक्षा का संगम आचार्य कुलम की सफलता को देखते हुए देश के प्रत्येक जिले में एक आचार्य कुलम खोलने की योजना को अनवरत क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न राज्यों में आचार्य कुलम आवासीय शिक्षण संस्थान का संचालन किया जा रहा है। गत 27 सितंबर 2018 को परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की पावन उपस्थिति एवं मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी के पावन सानिध्य में आचार्य कुलम के नए भवन एवं परिसर का उद्घाटन पतंजलि योग पीठ के फेज 1 में संपन्न हुआ। आचार्य कुलम के लोकार्पण के लिए, नूतन इमारत के लोकार्पण के लिए बाबा रामदेव जी ने मुझे यहाँ उपस्थित रहने का मौका दिया, इसलिए मैं सबसे पहले रामदेव जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आज पूरे आचार्य कुलम की गतिविधियों को साथ में चलकर आचार्य बालकृष्ण और पूज्य रामदेव जी ने मुझे समझाया है, दिखाया है, उसकी सिद्धियों से परिचित भी कराया है और सिद्धि जिस कारण से आती है वो प्रक्रिया और पुरुषार्थ से भी परिचित कराया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैंने बहुत सारे विद्यालय, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बहुत गुरुकुल भी देखे हैं, मगर आज मैं आश्चर्यचकित भी हूं और अभिभूत भी हूं कि इतनी बारीकी से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए इतनी बारीकी से मुहिम आयोजन जो किया गया है, इसी का नतीजा है कि सीबीएसई की परीक्षा में देश में सर्वप्रथम अगर कोई संस्थान आया है तो पतंजलि का आचार्य गुरुकुलम आया है। और ये संयोग ही है कि बाबा ने आज इस काम के साथ मुझे जोड़ा है। बाबा कितनी भी कठिनाइयां आए, लक्ष्य को नजर के सामने रखकर काम करने वाले व्यक्ति हैं और इसी के कारण आज इतना बड़ा काम अपनी संस्कृति और स्वदेशी के लिए हमें दिखाई पड़ता है। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है तो ये जो हमारा कितना भी प्रगति होती है इसका कोई मतलब नहीं होता। और शिक्षा से प्राप्त संस्कार से ही विकार मुक्त खून समाज की धमनी और शिराओं में बह सकता है, इसके बगैर नहीं बह सकता। मैं निश्चित ही मानता हूं बाबा कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, जिसको लक्ष्य मानकर चल रहे हो, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। वो देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए और अंत में कहे तो पूरे विश्व के लिए नितांत जरूरी आवश्यकता है और इसको पूर्ति करना सबका धर्म है। ईश्वर ने इतने आशीर्वाद, इतनी क्षमता देने के बाद भी ये बाबा रामदेव और आचार्य की जोड़ी ने अपने लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया वो देश के लिए किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए किया, अपने संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए किया। और अभी जो दो काम पतंजलि ने किए हैं, योग को विश्व में स्वीकृति दिलाने का,
आयुर्वेद को विश्व में स्वीकृति दिलाने का और स्वदेशी की भावना को पुनः बलवत्तर बनाकर स्वदेशी का एक अच्छा विकल्प देने का बहुत कठिन काम है। एक लंबा कालखंड इससे विमुख हुए समाज का हो गया है। ये रास्ते पर वापस जाना असंभव दिखता है। अभी बैठकर सोते हैं, ये मंच पर से बैठकर सोते हैं, मगर आपका रिकॉर्ड है और आपने करके दिखाया है, तो पूरे देश की आशाएं भी आपके साथ बंधी हुई है। मगर ये काम में स्वतः तेज ओजस्विता और उसका अपना सत्व इतना है, सभी सरकारों ने इसको मदद करनी ही पड़ेगी। बाबा आप चिंता मत करिए, जिस प्रकार से आप आगे बढ़े हैं इसको सबका समर्थन है, और जिस प्रकार से द्रुत गति से भारत और भारतीयता की स्वीकृति देश में बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इसको और गति देने के लिए ये आचार्य कुलम सबसे उपयुक्त संस्था है। यहां से जो तेजस्वी ओजस्वी हमारे वैदिक संस्कार से सिंचित बच्चे निकलेंगे, वो न केवल भारत, दुनिया भर के अंदर जितने विकार फैले हैं, ये सभी विकारों का समन करते हुए भारतीय संस्कृति का झंडा दुनिया में गाड़ सकते हैं, ऐसा मेरे मन में दृढ़ विश्वास है। ईश्वर को ये प्रार्थना करता हूं, बाबा आपका ये संकल्प जल्दी पूरा हो, जल्दी ये रास्ते पे पूरा देश आगे बढ़े और एक 250-300 साल की जनता के मन की लघुता ग्रंथि जो खड़ी हुई है, प्रजा की लघुता ग्रंथि खड़ी हुए, इसके निर्वहन के लिए हम सब सफल हो, अपने जीवन काल के अंदर सफल हो। और मैं मानता हूं कि आपने बहुत शुभ दिशा में शुरुआत की है। हम सब हर प्रकार की सहायता के लिए बाबा आपके काम में सदैव खड़े रहेंगे, और ये काम जो आपने लिया है इसको ईश्वर सर्व प्रकार से सफल बनाए और आपको यश दे, यही प्रभु प्रार्थना कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। परम पूज्य स्वामी रामदेव भगवान के अनुग्रह से, अपने पूर्वजों के आशीषों से आज 2006 से चल रहे इस विद्या की सेवा यज्ञ का गौरवशाली दिन है, जब प्रथम दीक्षांत समारोह में हमारे 135 करोड़ के इस भारत के गौरव और हम सब के लिए जिनका एक पितृतुल्य आशीष है, उन्होंने आकर के हम सबको गौरवान्वित किया है। हम उनका प्रथम तो बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और मैंने पहली बार एक साथ इन बच्चों को इस हॉल में देखा है, तो जैसे किसी माता पिता का हृदय अपनी संतानों को देख करके गौरवान्वित होता है, ऐसे
जो मन में एक सपना था कि हम ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो आगे चल करके अपनी ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि बन करके केवल एक व्यक्ति नहीं, अपने हृदय में भाव संजो करके कि मैं भारत माता का प्रतिनिधि हूं, अपनी भारत माता का माथा मैं कभी नहीं झुकने दूंगा। उन बच्चों की एक श्रृंखला प्रारंभ हो गई है और यहां तो अभी प्रारंभ है। हमें विश्व विजय के पुरोधा बनकर के भारत माता का मान बढ़ाना है। आज उसका ये संकल्प दिवस है। जब मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, एक अनपढ़ माँ बाप के घर में सरकारी स्कूल में गुरुकुल में पढ़ करके मैं गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा। बहुत प्रश्न उठाते थे लोग कि क्या जानते हैं गुरुकुल वाले, क्या जानते हैं संस्कृत पढ़ने वाले, क्या जाने ये हिंदी बोलने वाले। यद्यपि आज गुरुओं के आशीष से हम कम से कम 7 भाषाएं बोल सकते हैं और बात भाषाओं की नहीं है, बात अपने योग को, अध्यात्म को, अपने ऋषि परंपरा के को गौरव दिलाने की बात है। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, बेटा तुझे कोई उपाधि नहीं लेनी, सन्यासियों को आदि व्याधि उपाधि से दूर रहना चाहिए। लेकिन आज सैकड़ों हजारों बच्चों को उपाधियां देकर के पतंजलि विश्वविद्यालय गौरवान्वित है। और मात्र उपाधि देना काम नहीं, आपको शिक्षा में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में, सेल्स में, मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सारे क्षेत्रों में देश ने विश्व में एक नेतृत्व के पुरोधा बनकर के, उसके ध्वजवाहक बनकर के आपको आगे कार्य करना है। ये भीतर आपके संकल्प की अग्नि सदा प्रज्वलित रहे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। और अभी तो ये पतंजलि विश्वविद्यालय का अभी जो स्वरूप है ये तो बीज रूप है। अभी आने वाले कुछ समय में जो आगे ग्लोबल पतंजलि यूनिवर्सिटी बनने वाली है वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, जहां 1 लाख से अधिक छात्र सभी विषयों में, चाहे वो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मैनेजमेंट है, लॉ है, सभी क्षेत्रों में एक गौरव हासिल करेंगे। और जैसे पहले भारत में पूरी दुनिया के लोग नालंदा, तक्षशिला आदि का हम नाम सुना करते हैं, लेकिन अब उन नालंदा और तक्षशिला का नवाचार और नव अवतार पतंजलि की ओर से प्रस्तुत होगा। आज पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, ये एक श्रृंखला है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की। और इस पूरे अनुष्ठान में अभी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से योग की क्रांति, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद में पतंजलि योग पीठ का ये शिक्षा की क्रांति का एक नया इतिहास रचा जाएगा और उससे पूरा राष्ट्र गौरवान्वित होगा। ऐसी पूरी हमारी सेवा की यात्रा है। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी ने योग की लोकप्रियता को बढ़ाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। जन सामान्य को भी योगाभ्यास से जोड़कर उन्होंने अनगिनत लोगों का कल्याण किया है। दस और 15 वर्ष पूर्व हम लोग देखते थे कि भारत में योग को एक तपस्या माना जाता था और ऐसा सोचते थे लोग कि योग वही कर सकता है जो सन्यासी होगा, जिसने घर गृहस्थी छोड़ दी होगी, और जो साधु संत होगा। और मुझे लगता है कि इस दौरान स्वामी रामदेव जी ने योग की परिभाषा को बदल दिया। आज हर व्यक्ति, वो चाहे ट्रेन में सफ़र कर रहा हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठा इंतज़ार कर रहा हो, या अन्य कहीं, उसको कभी कभी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो वो या तो अनुलोम विलोम में लगा होगा या कपालभाति में लगा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2015 में प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ऐसे प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 2016 में
योग को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। कुछ लोग ये गलत धारणा भी रखते हैं कि योग किसी पंथ या संप्रदाय विशेष से संबद्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही मायनों में योग तो शरीर और मन को स्वस्थ रखने तथा उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक पद्धति है। इसीलिए योग को विश्व के हर क्षेत्र और विचारधारा के लोगों ने अपनाया है। मैं मानता हूं कि योग सबके लिए है और योग सबका है। पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे भारतीय ज्ञान विज्ञान, विशेषकर आयुर्वेद तथा योग को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्व पटल पर गौरवशाली स्थान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एक अध्ययन के अनुसार 18वीं शताब्दी तक विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 1/4 से अधिक था। यह उल्लेखनीय है कि उस समय हमारे देश में हजारों गुरुकुल विद्यमान थे और सैकड़ों उच्च शिक्षण संस्थान प्राच्य विद्याओं में पठन पाठन एवं अनुसंधान कर रहे थे। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का सम्मान विश्व समुदाय द्वारा किया जाता है। मैंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान देखा है कि अनेक देशों में भारतीय विषयों से जुड़े अध्ययन केंद्र सक्रिय हैं। विशेषकर इंडोलॉजी का अध्ययन विश्व के अनेक संस्थानों में किया जा रहा है। आधुनिक विज्ञान के साथ हमारी परंपरा की प्रासंगिक ज्ञान राशि को जोड़ते हुए भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का जो लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने निर्धारित किया है, उस मार्ग पर पतंजलि विश्वविद्यालय अग्रसर है। आपके विश्वविद्यालय के कुल गीत में इस शिक्षण संस्थान का वर्णन पूरा संस्कृति और नवयुग का प्रतिष्ठान के रूप में किया गया है, जो सर्वथा सार्थक है। परंपरा व आधुनिकता के संगम के इस प्रयास के लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके शिक्षण संस्थान में स्वदेशी उद्यमिता और रोजगार के साधनों को बढ़ावा देने की सोच पर आधारित शिक्षा द्वारा भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि पतंजलि समूह के संस्थानों में भारतीयता पर आधारित उद्यमों और उद्यम पर आधारित भारतीयता का विकास हो रहा है। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले अथ योगानुशासनम इन 2 सरल शब्दों से आरंभ करके महर्षि पतंजलि ने छोटे छोटे सार गर्भित वाक्यों के माध्यम से योग विज्ञान के विषय में उपलब्ध समस्त जानकारी को जिस प्रकार एक सूत्र में पिरोया, वह समूचे विश्व समुदाय को भारत का उपहार है। ऐसे महर्षि पतंजलि के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थियों को समग्र व्यक्तित्व एवं चरित्र का आदर्श प्रस्तुत करना है। हमारी परंपरा में विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। संस्कृत भाषा में शारीरिक शिथिलता के लिए आलस्य तथा मानसिक शिथिलता के लिए प्रमाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। आलस्य और प्रमाद को त्याग कर आप सब योग परंपरा में उल्लिखित अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश की शुचिता हेतु सचेत रहेंगे और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक की आंतरिक यात्रा पूरी करने की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सौभाग्य से इस विश्वविद्यालय में आप सबको सुयोग्य आचार्यों का मार्गदर्शन उपलब्ध है। योग पर आधारित जीवन पद्धति व्यक्ति को संवेदनशील भी बनाती है। पतंजलि विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि करुणा और सेवा के आदर्शों को आप अपने आचरण में ढालकर समाज सेवा करते रहेंगे। देवियों और सज्जनों,
मुझे बताया गया है कि पतंजलि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस पहल द्वारा हमारे देश की ज्ञान परंपरा को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया जा सकेगा। मुझे ये भी बताया गया है कि अन्य देशों से भी विद्यार्थियों का अब इस विश्वविद्यालय में आना शुरू हो गया है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में विदेश से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी। ऐसी विदेशी विद्यार्थियों के माध्यम से हम भारतीय मूल्यों और संस्कारों का विश्व भर में प्रचार प्रसार कर सकेंगे। यह 21वीं सदी के लिए नए भारत के उदय में पतंजलि विश्वविद्यालय का विशेष योगदान होगा। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हमें अपने ऐसे विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को और भी अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए जो हमारी संस्कृति को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इस स्थापना के बाद की अल्प अवधि में ही पतंजलि विश्वविद्यालय ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के वर्तमान एवं पूर्ववर्ती शिक्षकों, विद्यार्थियों और व्यवस्थापकों को हार्दिक बधाई देता हूं। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम सुनते ही एक बहुत बड़ा सपना आंखों के सामने तैरने लगता है और गौरव की, फख्र की अनुभूति होती है कि हमने आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में विश्व में स्थापित कर दिया है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब PRI के पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के लिए आए, तब उन्होंने अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपना भी एक सपना साझा किया था कि स्वामी जी, आप और आचार्य जी मिल करके पतंजलि योगपीठ से ये कीर्तिमान बनाओ कि दुनिया आज आयुर्वेद को खाली फूड सप्लीमेंट के रूप में लेती है, मेडिसिन का दर्जा उसको नहीं देती है। और मेडिसिन का दर्जा देने के लिए ड्रग डिस्कवरी का एक साइंटिफिक साइकिल होता है, उसको पूरा करना पड़ता है। उसमें सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, और उसके लिए करोड़ों रुपए की, सैकड़ों करोड़ रुपए की मशीनें, बड़े बड़े सैलरी पैकेज वाले साइंटिस्ट जिनका नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर हो, ऐसे साइंटिस्ट जो आयुर्वेद की फिलॉसफी को भी जानते हो और मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, माइक्रोबायोलॉजी को, पूरी साइंटिफिक मेथडोलॉजी को जानते हो, जो आयुर्वेद की सनातन परंपरा के साथ जो पूरे फाइटोकेमिकल्स हैं और वो किस तरह से हमारी बॉडी पर, हमारे ब्रेन पर, हमारे सिस्टम पर असर करते हैं, इसके बारे में भी जो बोध रखते हो, उन लोगों को जुटाना और उनको फिर एक राइट डायरेक्शन देकर के किसी कंक्लूजन तक पहुंचना और इस संसार के लिए कुछ नया उपकार करने का उपक्रम करना, ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में हमारे डॉक्टर अनुराग जी और उनके साथ में एक बहुत बड़ी रिसर्च साइंटिस्टों की टीम है, हमारे सैकड़ों साइंटिस्ट सब मिल करके अहर्निशम सेवा में परम पुरुषार्थ कर रहे हैं। वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान माने वैदिक और आधुनिक ज्ञान विज्ञान का एक ऐसा उपक्रम, एक ऐसा पुरुषार्थ, एक ऐसा परमार्थ, एक ऐसी सतत साधना, एक ऐसी सेवा जो युगों युगों तक इस मानवता का के लिए एक वरदान के रूप में रहेगी, वो सेवा PRI के माध्यम से संपादित हो रही है। अभी हमने 50 से ज़्यादा नई औषधियों का निर्माण किया है और उसके लिए जो जरूरी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया है। कोरोनिल से लेकर के पिडानिल से लेकर के पिडानिल गोल्ड, स्वासारी गोल्ड, कार्डियोग्रिड गोल्ड, सिस्टोग्रिड डायमंड और अनेक नई औषधियों का निर्माण किया और उनकी एफिकेसी
99% से लेकर के 100% तक की, माने एक नया इतिहास बनाया है पीआरआई ने। और अभी न्यूट्रास्यूटिकल्स के भी नए विकल्प, टोटलिटी में बात की जाए तो जब देश और दुनिया कोरोना की मार झेल रही थी, उस समय जब लोग घरों से बाहर निकलने में भयभीत होते थे, कांपते थे, मौत का मंजर दिखता था चारों ओर, ऐसे में हमारे साइंटिस्ट लगातार 9 महीने से पुरुषार्थ करते रहे और रेस लगे रहे। हमारे लिए 3 बड़े कार्यों के करने का ये वर्ष है। हम विदेशी चिकित्सा के स्थान पर भारतीय चिकित्सा की पूर्ण प्रतिष्ठा करेंगे। बीमारियां और बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स और उनके कुचक्र में ड्रग माफियाओं का एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा उनके द्वारा रचा जाने वाला एक मौत का, बर्बादी का मंजर है। व्यापार के नाम पर जो अत्याचार है, उपचार के नाम पर व्यापार, व्यापार के नाम पर अत्याचार और अत्याचार के नाम पर जो लूटमार, चारों तरफ एक ड्रग माफियाओं का षड्यंत्र है। इस पूरे लूट तंत्र को हम खत्म करके हर मर्ज की, बीपी की नई बीपी ग्रिट, शुगर की नई मधुग्रिट और सभी रोगों की नई नई औषधियाँ, इम्यूनोग्रिट चूर्ण जो कि न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, माने एमएनडी से लेकर के ऑटोमेन डिजीज से लेकर के फिर पार्किंसन से लेकर के अलग अलग तरह की कोलाइटिस और रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस, लिकोडर्मा, इनफर्टिलिटी, क्या क्या नहीं किया। अद्भुत अद्भुत काम हुआ है। उसके लिए मैं अपने सारे साइंटिस्टों को, श्रद्धेय आचार्य श्री को, सबके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ। विस्तार से आपको के साथ हम कई बार संवाद करते रहते हैं। आज मैं सार रूप में इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी तक जो हुआ है वह इस दुनिया के लोगों को एक शकून देने वाला, उनको उन रोगी, दुखी, पीड़ित मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है, एक बहुत बड़ी सेवा, एक बहुत बड़ा यज्ञ, एक बहुत बड़ी साधना पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से हो रही है। आने वाले वर्षों में इस सेवा को हम और ऊंचा उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और मैंने कहा बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के वात, पित्त, कफ जैसे रोगों से लेकर के सब बीमारियों का समाधान, संपूर्ण समाधान, नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर। जेनेटिकली शुगर हो रहा है, जेनेटिकली बीपी हो रहा है, जेनेटिकली कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है, जेनेटिकली आर्थराइटिस हो रहा है, बैक्टीरियल वायरल बीमारियाँ, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, फिजिकल मेंटल डिसीज़, अलग अलग प्रकार के व्याधियों से, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति मजहब के लोग हों, किसी भी देश के लोग हों, बीमारी सबको बराबर दर्द देती है। इससे दुखी, दर्दों से पीड़ित इस मानवता को न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम सुखानि च कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। इस संकल्प के साथ हमने इस पीआरआई को में बहुत बड़ा कार्य किया और आगे भी निरंतर ये सेवा का, साधना का, ये संस्कृति का, ये भारत माता के उत्कर्ष का, पूरी मानवता के कल्याण का, यह व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण, नए युग के निर्माण का, और निर्माण के साथ सबके निर्वाण मोक्ष का ये भागवत कार्य, ईश्वरीय कार्य ऐसे ही संपन्न होता रहेगा। बस आप निरंतर आशीर्वाद देते रहिए और जो कुछ हो रहा है ज़रा उसको अपने आँखों से देखिए, आप भी प्रेरणा लीजिए, अपने बच्चों को भी बताइए कि कैसे होता है नया सृजन, कैसे होता है बड़ी सेवाओं का संपादन, और सब मिल कर के इसी प्रकार से अपने अपनी भूमिका तय कर लेंगे, अपने अपने हिस्से की भागीदारी लेकर के जिम्मेदारी से अपने उत्तरदायित्व को निभाएंगे, तो निश्चित रूप से हम सब मिल कर के एक दिन परम वैभवशाली भारत जरूर बना पाएंगे।
पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित यह है धरती का स्वर्ग योगाग्राम। योग और नेचुरोपैथ का विश्व का ये सबसे बड़ा केंद्र है और स्वर्ग जैसा सुहाना वातावरण है यहाँ। ठीक है, कुछ मानवीय प्रयत्न भी होते हैं। यहाँ सुंदर फव्वारों से लेकर के और पेड़ पौधों से लेकर के, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से लेकर के, बोटिंग से लेकर के, हॉर्स राइडिंग से लेकर के और प्रकृति के सारे दिव्य नज़ारे यहाँ पीछे। अभी तो क्योंकि यद्यपि सूर्योदय हो चुका है, फिर भी पीछे के पहाड़ और जंगल अभी यहाँ बहुत दूर के दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन चारों तरफ यहाँ नदी है, पहाड़ हैं, जंगल है और दाएं बाएं आगे पीछे कहीं पर कोई बस्ती नहीं है। हमारे पूज्य श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी, पूज्य आचार्य बाक्षण जी महाराज जी ने पुरुषार्थ करके इसको इतना सुंदर रूप दिया है। यहाँ आधी बीमारी तो आदमी के आके ठीक हो जाती है और आधी हमारे डॉक्टर नीरज जी ठीक कर देते हैं। डॉक्टर नीरज जी नेचुरोपैथ के फील्ड में पिछले लगभग 40 वर्षों से काम कर रहे हैं। फिर करीब हमारे डॉक्टर नीरज जी और इनके साथ में यहाँ बहुत सारे डॉक्टरों की, थेरापिस्टों की एक पूरी टीम है। वो सब करीब यहाँ कुल मिलाकर के 200 से 250 प्रकार का अलग अलग नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट देते हैं और उसमें जहां योगासन, प्राणायाम, ध्यान, हास्य योग, काउंसलिंग, सत्संग, भजन, कीर्तन, यज्ञ, लोग मॉर्निंग वॉक भी करते हैं और जो है इनको बहुत शुद्ध सात्विक आहार दिया जाता है और कई प्रकार की थेरापियां हैं। वो ट्रीटमेंट के सेंटर की ओर भी आपको ले चलते हैं। ये योगाग्राम का ट्रीटमेंट सेंटर है। बाईं ओर माँ बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, और दाहिनी ओर बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, बुजुर्गों के लिए। माने यहाँ बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक के लिए ट्रीटमेंट है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि नेचुरोपैथ तो खाली बड़े बुजुर्गों का ट्रीटमेंट है, जो पुराने ख्यालों के लोग हैं उनका ट्रीटमेंट है। लेकिन अब सोच बदल रही है और लोगों को ये महसूस होने लगा है कि जब चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, चाहे वो रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, चाहे क्रॉनिक अस्थमा है, चाहे बहुत भयंकर चमड़ी की बीमारियां हैं, लीवर की, पेट की बीमारियां हैं, स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, माने सर्वाइकल स्प्लाइटिस, पेन, स्लिपिडिस, स्ciatica, लोमा स्प्लाइटिस, एंग्लोजिन स्प्लाइटिस और कईयों को तो ऐसे कुबड़ापन तक हो जाता है। उन रोगियों को हम यहाँ अच्छा करते हैं। नेचुरोपैथ के बारे में 2-3 भ्रांतियां या आग्रह लोगों को है कि नेचुरोपैथ में भूखा रखते हैं। ये जितने भी लोग हैं, आप लोगों को भूखा रखा हुआ है? कुछ पानी पुनी पिलाते हैं? नहीं। माने बहुत ज्यादा माल पानी नहीं खिलाते। बहुत ज्यादा माल पानी खा के तो सब मालदार हो ही रखे हैं पहले से। तो इनको यहाँ पर सामान्य, सात्विक, संतुलित, पौष्टिक आहार देते हैं। फिर दूसरी एक अवधारणा की प्राकृतिक चिकित्सा में तो बहुत मोटे लोग होते हैं, उनको जाना चाहिए, वो पतले होके आ जाते हैं। तो मोटे तो पतले होते हैं, ये तो एक ट्रीटमेंट है कि मोटापा का भी ट्रीटमेंट है। उसके अलावा जितने भी रोग हैं, चर्म रोग हैं, थायराइड का रोग है, ब्लड प्रेशर का रोग है, डिप्रेशन का रोग है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, सबका ट्रीटमेंट है। फिर एक दूसरा पेट की बीमारियों का इलाज होता है। ये सच है। एलोपैथी में लीवर के लिए, किडनी के लिए, आंतों के लिए कोई दवाई नहीं होती है। क्यों डॉक्टर साहब? जी हाँ, बिल्कुल सही। आयुर्वेद में, योग में, नेचुरोपैथ में, प्राकृतिक चिकित्सा में तो मुख्य रूप से पेट के सब रोगों का इलाज है। क्रोनिक कोलाइटिस, भयंकर जो आंव बन जाती है, पेट इतना खराब हो जाता है कि जो है डाइजेशन काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे समय में जब
हमारा पेट, डाइजेशन सिस्टम, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती, उस समय भी लाभ होता है। लेकिन ये माने मोटापा और पेट की बीमारियां, ये तो दो रोग हैं, ऐसे सैकड़ों रोगों का, और वो भी असाध्य रोगों का यहाँ पर इलाज करते हैं। करीब मैंने कहा 200 से 250 प्रकार के अलग अलग थेरापीज को हम अप्लाई करते हैं रोगियों के ऊपर। हमारे डॉक्टर नीरज जी के साथ, जो कि हमारे मैंने कहा नेचुरोपैथ के देश यानी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हमारे चिकित्सक हैं, जिन्होंने नेचुरोपैथ के ऊपर सैकड़ों पुस्तकें भी लिखी हैं, और इसके ऊपर एक तरह से निरंतर रोगियों का उपचार करते करते और जो है एक शोध किए। क्योंकि अब नेचुरोपैथ के जो शोध हैं, अनुसंधान है, ये जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में होता है कि आपको क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करना पड़ता है, पहले एनिमल्स को दवाइयां देनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स और हार्मोन्स होते हैं, उनके क्या क्या डोजेज होते हैं, कैसे कैसे उनके इफेक्ट्स होते हैं। जो एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक आते हैं वो ठीक है उसकी प्रक्रिया, लेकिन नेचुरोपैथ सारी प्रकृति तो स्वयं में नियंत्रित, मर्यादित, अनुशासित है, उसके ऊपर क्या आप ट्रायल करेंगे। इस प्रकृति में कोई विकृति नहीं है, विकृति तो मनुष्य के अविवेकपूर्ण आचरण में है, इसलिए उसको ठीक करते हैं। मनुष्य का जो शरीर है, हम बार बार कहते हैं कि मनुष्य इस धरती पर भगवान का ही प्रतिरूप है। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वोच्च रचना है, सर्वोत्कृष्ट रचना है। अब इसमें किसी भी प्रकार की विकृति आ जाती है तो योग, नेचुरोपैथ, फिर मैंने कहा स्ट्रक्चरल बैलेंस, और उस तरह से बॉडी बैलेंसिंग के लिए और एक पूरा ट्रीटमेंट सेक्शन भी हमने अलग से बनाया है, होलिस्टिक सेंटर। तो अलग अलग प्रकार के, कितने प्रकार की ट्रीटमेंट की व्यवस्था है डॉक्टर नीरज जी यहाँ पर करीब सारा मिलाकर 250 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें हाइड्रोथेरेपी है, जल चिकित्सा की कम से कम 100-125 व्यवस्था है। हाइड्रोथेरेपी में क्या करते हैं ऐसे 100-125? मड हाइड्रोथेरेपी के बहुत सारे टेक्निक हैं, जिसमें स्टीम बाथ है, साउना बाथ है, सर्कुलर बाथ है, जेट स्पिरिट स्पाइनल बाथ है, इस प्रकार से आपके व्हील पुल बात है, मड कंप्रेस है, हॉट कोल्ड कंप्रेस है, डिफरेंट टेक्निक जो है, बहुत सारे टेक्निक है जिसको हम ठंडा गर्म पानी से भी बहुत ज्यादा सिकाई करते हैं आप। बहुत वो मुख्य हमारा जो है ना चिकित्सा का आधार रूप है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में सर्कुलेशन जो है व्यवस्थित रहेगा तो हम स्वस्थ रहते हैं। एक सीधा सा डायग्नोसिस है कि कहीं भी दर्द होता है, कहीं भी पीड़ा होती है, कहीं भी कोई तकलीफ होती है, तो उसका मुख्य कारण है कि सर्कुलेशन का डिस्टर्ब हो जाना, फ्लो का डिस्टर्ब हो जाना। जहां फ्लो होगा वहां ग्लो होगा, तो उस फ्लो, नो ग्लो ऑब्स्ट्रक्शन बीमारी, वही जो है आपके चेहरे का तेज है, चेहरे का ओज है, ग्लो है, इसलिए कि सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। जैसे आपने जो है पूरे विश्व में जो कपाल भाती क्रिया दी है, उससे लोगों के चेहरा इतना आभा मंडित होता है, प्रभाव मंडित होता है। ये एक अद्भुत आपने प्रयोग दिया, वो वायु चिकित्सा का हम काम में लेते हैं, एरियोथेरेपी, प्राण चिकित्सा। तो उसमें भी अभ्यंतर प्रयोग कराते हैं, बाह्य प्रयोग कराते हैं। बाह्य प्रयोग की दृष्टि से जो है अलग अलग प्रकार से जो हम जो है स्नान कराते हैं, वायु स्नान। फिर उसी प्रकार से जो है आपके मड थेरेपी में फुल मड बांध देते हैं, मड पुल का प्रयोग करते हैं। मड पुल में ही हम रोगी को स्नान कराते हैं, उसमें मालिश करते हैं, फिर प्राणायाम कराते हैं, फिर उसके बाद मालिश करते हैं, फिर नहलाते हैं। इससे जो है मिट्टी के लेप आदि भी कई तरह से लगाते हैं। जी हाँ, पेट के ऊपर भी काफी पेट पर लगाते हैं, घुटनों में, माथे पर, जहाँ भी जिस प्रकार का रोग है। इससे तो कहते हैं घाव भी भर जाते हैं मिट्टी का लेप करने से। बहुत मतलब दी बेस्ट एंटीबायोटिक है ये। अपने गांव में आज भी जो हाथ, कौन से ऐसे जीव होते हैं मिट्टी के अंदर? ऐसे तो कहते हैं 1 ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं। उसको माइक्रोबायोटिक्स कहते हैं। और इसके ऊपर जो है एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए, डॉक्टर अब्राहम सेलमन वाक्समैन, उन्होंने इस पर रिसर्च किया और देखा कि भाई ये विचित्र प्रकार के माइक्रोबायोटिक्स हैं, जो कभी फंगस की तरह आचरण करते हैं, कहीं बैक्टीरिया की तरह आचरण करते हैं। इसलिए उसका नाम ही बदल दिया, उन्होंने नाम रखा एक्टिनोमाइसिटेस। न कुछ तो हानिकारक जीव होते हैं जी, और कुछ इसमें जो हमें आरोग्य देने वाले जीव होते हैं। तो वो हानिकारक जीव उसमें मिट्टी में ना हो, आपकी उसके लिए क्या करते हैं? आप जिस ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसके लिए स्वामी जी हम क्या करते हैं कि मिट्टी को हम लाते हैं अच्छी तरह उसको सुखा करके, माने गंदी जगह से मिट्टी नहीं, साफ सुथरी जगह क्यों नहीं चाहिए। फिर उसको छाना जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है, फिर उसको जो है सूर्य की रश्मियों से और सही जगह जिसको लाया गया, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है। वैसे तो उसमें सैंड, क्ले एंड सिल्ट, ये 3 तत्व होते हैं। तो देखते हैं कि उसका प्रोपोर्शन कैसा है। जैसे मतलब क्ले वाला का चयन करते हैं। जी हाँ, क्ले वाली जो मिट्टी होती है
तो उसको स्नान वगैरह करने में, पट्टी बनाने आप में। तो लोगों को सुंदर भी तो बनाते हो मड जी हाँ, स्नान करा जी हाँ, के। बिल्कुल वही तो मड पुल, स्विमिंग मड पुल। और ये हिंदुस्तान में आप अपने यहाँ पर हमने ये किया है, अच्छा। इंट्रोड्यूस किया है, और बहुत ही शानदार ढंग से तो उसमें रोगियों को जो है हम स्नान कराते हैं, उसी में मालिश करते हैं, मड मसाज तो करते हैं। पानी की चिकित्सा हो गई, हवा की, वायु की, प्राण की चिकित्सा होगी, मिट्टी की चिकित्सा हो गई, और ऐसे और किसकी कराते हैं? सनबाथ, सनबाथ देते हैं। सनबाथ के भी यहाँ तो बहुत सन वैसे बहुत अच्छा आता है अभी। जी जी, बहुत अच्छा है। दिसंबर जनवरी में भी इतना बढ़िया सूर्य उदय हो रहा है, और ये अश्वगंधा भी लगा हुआ जी, है। जी। अश्वगंधा भी बड़ा जबरदस्त है। जी हाँ, इसका पत्ता खाने से वजन घटता है, और इसकी जड़ का पाउडर खाने से, अश्वगंधा चूर्ण जिसको कहते हैं, उससे वजन बढ़ता है। खैर यहाँ बहुत प्रकार की जड़ी बूटियां भी लगी हैं, पेड़ पौधे तो इतने लगे हैं, इतने लगे हैं, और ये अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट सेंटर भी तो हैं, जैसे जी, जी। पंचकर्म का शिरोधारा जी हाँ, का ये हो गया, अलग सारा जो है अलग पंचकर्म अलग चिकित्सा हो गई, एक्यूप्रेशर चिकित्सा हो गई। कोलन हाइड्रोथेरेपी है जो अपने ढंग का कोलन है। हाइड्रोथेरेपी क्या है? कोलन हाइड्रोथेरेपी स्वामी जी, नीचे का जो हिस्सा होता है पूरा उसकी धुलाई एक प्रकार से इरिगेशन हो जाता है, क्यों तो उसमें सीधे ये हम जो एनेमा देते हैं और इसमें क्या अंतर है? एनिमा और इसमें ये अंतर है कि एनिमा से सिर्फ नीचे की हिस्से की सफाई होती है, रेक्टम की, लेकिन उसमें जो कोलन का हिस्सा भी जो ना अच्छी तरह साफ हो जाता है। इसलिए जो है वो बहुत, और जो भी पैथोजेंस होते हैं, जो रोग पैदा करने वाले कीटाणु होते हैं, उनका काफी जो है विनाश हो जाता है। इस दृष्टि से जो है ये काफी उपयोगी होता है। तो योग के साथ जिनको जरूरी है जी, उसको योग और नेचुरोपैथ के साथ में पंचकर्म की चिकित्सा, षटकर्म तो योग जी में हाँ। है ही पूरा का पूरा शुद्धि के हाँ, लिए। इसका जल एक्यूप्रेशर, नीति, सूत्र नीति रोज कराते हैं। जी हाँ, सूत्र नीति, जल नीति, कुंजल क्रिया, संघ प्रक्षालन सप्ताह में 2 दिन कराते हैं, लेकिन सबको 2 दिन नहीं कराते सप्ताह हैं। में एक बार जी, बस हो नहीं जाएगा। 2 दिन कराते हैं, लेकिन वो क्या नाम है, वो हमने रखा है कि 2-3 महीने के अंतर से ही करें। हाँ, वो क्योंकि उससे जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसकी भी कमी हो सकती है यदि हम बराबर वो बार करेंगे बार तो नहीं करते, वो जी। तो 3 महीने में एक बार, स्वस्थ व्यक्ति को भी 6 महीने में, साल भर में एक बार कर लेना जी, जी, चाहिए। जी। तो इस तरह से तो इसमें आप देखते हैं कि आपके पास तो जो रोगी आते हैं उसमें किन किन रोगों में ज्यादा आप लाभ देखते हैं नेचुरोपैथ का? स्वामी जी, डायबिटीज का तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट आता है। अच्छा, विद इन 7 डेज हमने देखा है कई लोगों को 50-100 यूनिट इंसुलिन लेने वालों के इंसुलिन बिल्कुल खत्म होने लग जाता है। डायबिटीज में बहुत अच्छा बहुत, इसीलिए योग हमने में भी हमने देखा है कि जैसे हम उनको योग करवाते हैं और जो है और कोई अतिरिक्त ट्रीटमेंट नहीं देते, खाली उनको खीरा, करेला, टमाटर आदि का जूस पिला दिया, खान पान पर कंट्रोल किया, गिलोय आदि का काढ़ा पिला दिया, उससे भी फायदा हो जाता है। यहाँ पर भी 7 दिन में लोगों का इंसुलिन, दवाइयाँ सब बंद। 7 दिन में बहुत ही चमत्कारी अच्छा, अभी ये भी कई पेशेंट जो है यहाँ आते कहते हैं सब दवाइयाँ बंद कर देते हैं, या थोड़ी बहुत कोई जरूरी स्वामी जी, है? ऐसा हम नहीं करते हैं। हम पहले देखते हैं, सारा हमारे पास लेबोरेटरी है, उससे हम जांच करवाते हैं। कोई भी तो जैसे शुगर कंट्रोल आ गया तो शुगर की दवाई बंद शुगर कर दवा दी, बंद कर दिया, इंसुलिन बंद कर दी, कोलेस्ट्रॉल की ये हो गया तो BP फिर जो है कंट्रोल आ गया तो फिर बीपी की दवाई बंद कर दी। बिल्कुल इसी प्रकार से करते हाँ, हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, अरे वहाँ तो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर की, शुगर की, थायराइड की सब दवाइयाँ जाते ही बंद नहीं कर नहीं देते नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है स्वामी जी। हम बिल्कुल पूरा साइंटिफिक आधार पर जो हम सारा जो है ये करते हैं, धीरे धीरे नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं, फिर नियोजित करते हैं अच्छी तरह से। तो डायबिटीज में जबरदस्त फायदा है। ब्लड प्रेशर में क्या है? ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा रिजल्ट है स्वामी जी। आर्थराइटिस के रोगियों को बहुत अच्छा लाभ मिल ब्लड जाता है। प्रेशर में तो पहले ही दिन से प्राणायाम करो, थोड़ा प्राकृतिक चिकित्सा लो, लौकी का जूस पियो, तो मैंने देखा 99% लोगों की पहले ही दिन से दवाई जी बंद हो जी, जाती है। बिल्कुल सही है। और डिप्रेशन में? डिप्रेशन में बहुत अच्छा, अभी कम से कम 50 रोगी हैं डिप्रेशन और ओसीडी के रोगी हैं, अच्छा अच्छा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव साइकोन्यूरोसिस के। हाँ। और उनको जो है, क्योंकि हम सुबह स्वामी जी यहाँ जो आपके कृपा से और आपके जो आशीष से बाद से यहाँ एक अद्भुत प्रयोग कर रहे हैं, एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन के रूपांतरण का विज्ञान जो है ना। तो सुबह से लेकर शाम तक लोगों को जो ग्रुप काउंसलिंग हम करते हैं, चाहे उनको सारी चीजें बताते हैं, तो उससे बहुत मतलब कि कमाल का लाभ मिलता है। डिप्रेशन में और माइग्रेन पेन में, सीजोफ्रेनिया में, जी हाँ। जो भी अवसाद के रोग हैं, अनिद्रा में कितना लाभ मिलता है? और निद्रा में बहुत अच्छा रिजल्ट है स्वामी जी। आप कुछ खिलाते भी तो है, अंजीर, मुनक्का? जी हाँ जी हाँ, इसका हम काढ़ा देते हैं स्पेशल, जिससे क्या होता है स्वामी जी, इसका पूरा साइंटिफिक प्रभाव पड़ता है कि हमारे दिमाग में उससे सेरोटोनिन जो गुड हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन से, मूड रेगुलेटिंग हार्मोन है, वो उसको रेगुलेट कर देता है। क्योंकि उसके साथ हम मुनक्का देते हैं, किशमिश देते हैं, खजूर देते हैं और दूध मिला करके। तो दूध का जो ट्रिप्टोफिन होता है वो सीधे दिमाग, वही रॉ मटेरियल है सेरोटोनिन का, लेकिन वो सीधे दिमाग में नहीं जा सकता क्योंकि दिमाग में ब्रेन बैरियर होता है। तो उसको पार करने के लिए जब ये देते हैं तो इंसुलिन, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन निकलता है।
तो इंसुलिन क्या करता है कि उसके साथ बंद करके और सीधे पहुंचा देता है दिमाग में, और फिर आदमी बहुत अच्छा सुखद नींद सोता है और बड़े आनंद के साथ बड़ी तो उसे प्रसन्नता अनिद्रा महसूस के होती है। डिप्रेशन के रोगियों को आप टमाटर का वो सूप भी तो बहुत पिलाते हैं। जी हाँ, टमाटर के सूप, टमाटर उबाल करके, अलग अलग सब्जियों के, जी हाँ, दाल का भी सूप पिलाते हैं, मूंग की दाल छिलके वाली है, जी जी जी, वो पतली सी पिलाते हैं, उससे जी क्या हाँ। फायदा होता है? उससे स्वामी जी एक नरिशमेंट होता है, पूरा पोषण मिल जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन तो काफी मात्रा मिल ही जाता है, साथ ही साथ उसके जो मिनरल्स हैं वो काफी जो है रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। ऐसे दाल हम देते हैं तो उतना लाभ नहीं करेगा, लेकिन सूप बना कर सबको हैवी प्रोटीन तो डाइजेस्ट भी नहीं होता ना। जी हाँ। नेचुरोपैथी का विश्व का सबसे बड़ा संस्थान योगाग्राम, जो लगभग 150 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। अब जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यह है योगाग्राम का नया विभाग, एक विशेष रूप से तैयार किया गया। ये एक वीआईपी और वीवीआईपी ट्रीटमेंट सेक्शन योगाग्राम का है, क्योंकि कुछ लोग जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके रहन सहन, खान पान की और ख़ास करके एकोमोडेशन की कुछ खास सुविधाएं नहीं होती, तो वो कुछ इस तरह से अभ्यस्त हो जाते हैं कि वो प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार तो लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेसी चाहते हैं, कुछ रहने आदि के खास इंतजामात चाहते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने योगाग्राम के इस विशेष परिसर में हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं, रहने से लेकर के, उपचार से लेकर के, एक एक जो यहाँ की फैसिलिटी है उसके बारे में आपको पूरा अवगत कराते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं इसके योग भवन में, योगाग्राम के वीआईपी ट्रीटमेंट सेक्शन का योग भवन, जिसमें बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है योग सिखाने की। और यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ी आवाज़ मेरी गूंज रही है, लेकिन इसकी व्यवस्थाएं आप देखेंगे तो इसको इस तरह का पिरामिड की तरह आकार दिया गया है, और ये सामने इसमें पर मंच है, और यहाँ से हमारे योगाचार्य आपको योग सिखाएंगे। और जो यहाँ पर भी आने में सक्षम नहीं होंगे, उनके लिए हमने कमरों में भी व्यवस्था की है कि जो अत्यंत वृद्ध हैं अथवा बहुत ही नाजुक प्रकृति के हैं, कि 10-20 लोगों के बीच भी योग करने में जिनको संकोच होता है, उनके लिए उनके कमरे में भी योग सिखाने की व्यवस्था हमने की है। योगाग्राम के इस योग भवन के साथ ये इसके बाथरूम हैं दोनों साइड में, जहाँ पर जो आरोग्य साधक हैं वो एकदम प्राइवेसी के साथ अपने टॉयलेट आदि का भी प्रयोग कर सकेंगे, और बहुत ही जो है अत्याधुनिक जो एक स्वच्छता की, क्लीनिनेस की व्यवस्था है, उसका भी हर एक जगह पर ध्यान रखा गया है। योगाग्राम के इस 7 स्टार नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट सेंटर के जिस परिसर में अभी हम खड़े हैं, ये खूबसूरत फूलों के इस परिसर के बीच ये बना हुआ है पूरा स्विमिंग पूल, जहाँ छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान की पूरी व्यवस्था रहेगी। नेचुरोपैथ के ट्रीटमेंट के साथ साथ ये एक नेचर के साथ जुड़ा हुआ एक ओपन जो है एरिया के अंदर ये पूरा स्विमिंग पूल है, और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत वातावरण में जब आप यहाँ कुछ पल भी बैठेंगे तो आपको एक स्वर्ग जैसे वातावरण की अनुभूति होगी। सारा तनाव आपका अपने आप बह जाएगा।
मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये यहाँ की आवास व्यवस्था है। ये सिंगल रूम है। वैसे तो ये सिंगल रूम भी बहुत बड़े साइज़ के हैं और यहाँ वातावरण इस तरह का दिया गया है कि सूर्य की रोशनी, सूर्य के प्रकाश से लेकर के हवा और चारों ओर जहाँ भी आप कमरे में से बाहर की ओर झांक करके देखेंगे बड़े बड़े ग्लासेस लगाए गए हैं। वहीं से आपको प्रकृति का पूरा नज़ारा दिखेगा, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं इसके पीछे राजाजी नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट है। माने हजारों लाखों एकड़ ज़मीन तक फैला हुआ ये पार्क है और उसके साथ ये योगा ग्राम बसा हुआ है, जिसमें यह योगा ग्राम का एक तरह 7 स्टार VVIP ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया है और इसके कुछ नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। जब आप योगा ग्राम में पहले भी आते थे तो आप एक स्वर्ग जैसी अनुभूति पाते थे और अब जो इसका ये नया ट्रीटमेंट सेंटर बना है यह तो अपने आप में अद्वितीय है, अतुल्य है। मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये योगा ग्राम हमने बनाया है। वैसे तो ये 125 करोड़ लोगों का पतंजलि योगपीठ संस्थान है, योगा ग्राम है, ये स्वदेशी का अभियान है, ये वैदिक संस्कृति ऋषि परंपरा का ये पुण्य अनुष्ठान है और इसके पीछे ईश्वरीय शक्ति है, सेवा की शक्ति है और आप सबकी प्रार्थना की शक्ति है। अभी हम आपको इसी योगा ग्राम के कुछ जो आवासीय व्यवस्था है उससे थोड़ा सा आपको परिचय कराते हैं कि आप अपने परिवार के साथ किस तरह से यहाँ पर आकर के और ट्रीटमेंट का भी आनंद ले सकेंगे और भाग दौड़ भरी जिंदगी में माने घर से सड़क, सड़क से ऑफिस और फिर आधी ज़िंदगी सड़कों पर, आधी ज़िंदगी कंक्रीट के जंगल में बीत जाती है। आदमी को थोड़ा सुकून का वक्त नहीं मिलता। यहाँ आकर के आपको घर जैसा वातावरण और उसके साथ साथ पूरी प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार की व्यवस्था। माने आदमी जब अपने घर में एक बहुत अच्छे वातावरण में रहता है तो उसको एक ऐसा परिवेश चाहिए जहाँ पर वो आनंद पूर्वक रह सके। माने जो हमारी लिविंग हैबिट्स है उसमें हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहते, उनसे कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम योग, नेचुरोपैथ, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इनके साथ भी जुड़ना चाहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी व्यवस्था ऐसी है। यहाँ पर जो है हमारे पूज्य श्रद्धेय आचार्य भाषण जी महाराज जी के मार्गदर्शन में सारा जो इसका इंटीरियर है वो हमारे भाई ललित जी ने और पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी के मार्गदर्शन में कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि आप देखेंगे कि इसके रूफ से लेकर के, फ्लोर से लेकर के पूरे जो चॉइस है, एक घर में जैसे एक आदर्श गृहिणी अलग अलग चीज़ों की चॉइस करके बनाती, तो यहाँ हर एक रूम का थोड़ा इंटीरियर आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन बहुत मनमोहक है। यहाँ आपकी फैमिली में यदि आपके साथ में 2-3 मेंबर और भी आए हैं तो वो रह सकेंगे। ये उनके लिए व्यवस्था है कि आपके साथ आपके परिवार के आपके माता पिता भाई बहन आए हैं तो वो भी रह सकेंगे। रूम का बाथरूम है जो आप मेरे दाईं तरफ देख रहे हैं, ये भी बहुत खूबसूरत बनाया है। माने इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर सारी एक स्नान की गर्म पानी से लेकर के ठंडे पानी तक की सारी व्यवस्था है। ये इस परिसर के डबल रूम का जो मास्टर बेडरूम है वो है। यहाँ आप बहुत आनंद के साथ निवास कर सकेंगे। इसकी पूरी वॉल पेंटिंग से लेकर के और फ्लोरिंग से लेकर के और सारी चीज़ों को
पूरी यहाँ पर इस तरह से इसकी व्यवस्था की गई है कि आपको बहुत खूबसूरती के साथ में ये माने एक बहुत कंफर्ट एकोमोडेशन और उसके साथ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का ट्रीटमेंट, योग का, नेचुरोपैथ का, मेडिटेशन का, सब कुछ आपको अवसर मिलेगा। इसका भी आप बाथरूम देखेंगे, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इसमें थोड़ी और अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं जो कि आजकल घरों में भी आप या बहुत जो 7 स्टार या कोई इंटरनेशनल लेवल के कोई जो होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, वहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था होती है उस तरह की व्यवस्था आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 4 रूम यहाँ पर वीवीआईपी रूम है। हमारे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटी क्रिएट की गई है। मैंने आपको संकेत किया कि व्यक्ति एकोमोडेशन का हैबिचुअल हो जाता है, जैसा उसको अपने घर में एक वातावरण मिलता है रहने का, अपनी उन लिविंग हैबिट्स को व्यक्ति छोड़ नहीं सकता, इस तरह का उनका एडिक्ट हो जाता है। तो हमने उनकी लिविंग हैबिट्स को मेंटेन रखते हुए एक घर जैसा वातावरण यहाँ पर दिया है। यहाँ पर एक पूरी फैमिली रह सकती है। ये जो है बैठने के लिए स्थान है, वहाँ पर उनके भोजन आदि करने के लिए स्थान है। यहाँ इस तरह का वातावरण दिया गया है आवास में भी कि प्रकृति का सानिध्य भी रहे और आपको एक जिसको कहते हैं ना अलौकिक नज़ारा सा, एक डिवाइन फीलिंग आपको यहाँ से मिले, इसके लिए यहाँ पूरा का पूरा परिवेश, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर आवास में भी इस तरह का दिया गया है कि आप प्रकृति के नज़ारों के बीच में आप इस खूबसूरत स्थान पर आवास और एक वर्ल्ड क्लास योग, नेचुरोपैथ और स्पिरिचुअल हीलिंग का आप आनंद ले सकें। तो यहाँ पूरी की पूरी पेंटिंग्स और ये सारे जैसे जो हमारे यहाँ घड़े होते थे लकड़ी के बने हुए हैं, उसकी फीलिंग दी गई है। आपका ये कोई इसके मास्टर बेडरूम में आपको ले चल रहे हैं। यहाँ पर भी इसी तरह का पूरा वातावरण दिया गया है, इसके रूफिंग से लेकर के और इसके फ्लोरिंग तक और इसके बेडरूम से लेकर के बाथरूम तक आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग रहे, उसके लिए सारे जो है इस तरह का पूरा एक सुंदर परिवेश इसके अंदर दिया गया है कि यहाँ पर आप जो है चाहें तो भारतीय तरीके से भी स्नान कर सकते हैं और नहीं तो ये सारी की सारी जो अलग अलग प्रकार के स्नान की विधियां हैं उनका आप लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ कमरे के अंदर भी रहते हैं तो आपको बाहर की प्रकृति के नज़ारे खूबसूरत दिखते हैं और जैसे आप कमरे के बाहर बैठते हैं तो हर कमरे के साथ बालकोनी की व्यवस्था है और जब आप बालकोनी में आते हैं तो आपको यहाँ ये पूरा प्राकृतिक दृश्य दूर दूर का दिखता है और इन प्रकृति के नज़ारों के बीच में आप पूरे प्राकृतिक चिकित्सा का आनंद उठाते हैं। वीवीआईपी जो बेडरूम है इसका, उसमें ये आप देख रहे हैं परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए पीछे बहुत ही सुंदर बाथरूम है और उनके कोई स्टडी आदि करते हैं तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था है यहाँ पर और ये उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत आवास की व्यवस्था। और इस वीवीआईपी रूम के अंदर एक खास बात यह भी रखी है कि किसी को बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए
तो उसके यहीं पर पूरे ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था है। तो उसको शिरोधारा लेना है, अभ्यंग लेना है, और जो उनको एनेमा से लेकर के दूसरी जो कुछ खास जो उपचार की पद्धति आयुर्वेद में अपनाई जाती हैं, उन सब को आप यहाँ पूरी प्राइवेसी के साथ भी उपचार की सारी व्यवस्थाओं का लाभ उठा सकें। परिसर का सिंगल रूम है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है, और साल में 365 दिन में से यदि एक सप्ताह के लिए भी आप इस योगाग्राम में आते हैं और आप सिंगल हैं तो यहाँ सिंगल रूम है, आप फैमिली के साथ हैं तो यहाँ फैमिली रूम है, और आपको बहुत हाई एकोमोडेशन में रहने की आदत पड़ी हुई है, अथवा आप अपने परिवार की खुशियों के लिए, उनको उनके एडवेंचर के लिए, उनके आरोग्य के लिए, उनके आनंद, प्रसन्नता और खुशियों के लिए, आप उनकी आउटिंग के लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन सादगी के साथ में, आध्यात्मिकता के साथ में, आरोग्य का और एक स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन जीने का मार्गदर्शन आप यहां से पा सकते हैं। देश में जब कोरोना की पहली लहर चली तो उस समय लोगों को कोरोना के साथ साथ अन्य शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने योग ग्राम में सभी देशवासियों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए योग शिविर लगाकर पीड़ित लोगों को हर बीमारियों से उबारा। ये क्रम आज भी जारी है। लाखों लोगों ने गत 2 वर्षों में अपनी साध्य असाध्य बीमारियों से निजात पाई है। इस बीच वहां पर संसाधनों को भी बढ़ाया गया, जिसके अंतर्गत पहले टेंट सिटी बनाकर सुविधाओं का विस्तार किया गया। आज हम अभी यहाँ धरती के स्वर्ग योगग्राम के ये टेंट कॉलोनी है पूरी। जब हमने देखा कि यहाँ जगह कम पड़ गई है तो ये बहुत बड़ा कैंपस आप जो देख रहे हैं यहाँ हमारे दाएं बाएं, ये करीब 150 टेंट यहाँ लगाए गए हैं। फिर इसके बाईं तरफ करीब 50 कुटियाँ और नई बनाई गई हैं। करीब करीब हमने 500 लोगों की नई व्यवस्था की है यहाँ पर। और इसमें 3 चीज़ें खास मैं बताना चाहता हूँ। एक तो निसर्ग के बीच में आप चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ आम के पेड़ है, यहाँ के टेंट पूरे व्यवस्थित है, और इतनी प्रतिकूलताओं के बाद, आंधी तूफान और झंझावातों के बीच में भी ये अडिग है यहाँ पर। और थोड़ा सा आपको अंदर से भी दिखा देते हैं और फिर आगे का संकेत भी आपको करते हैं। क्या नाम भाई? मनोज नाम। मनोज, कहाँ से आए हो? बिहार पश्चिम चंपारण। बिहार पश्चिमी चंपारण से। और कौन है साथ में? पुत्र है। चलाइए आपको ही आपकी कुटिया में प्रवेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुटिया के अंदर इस तरह का पूरा परिवेश रखा है। आ जाओ। क्या नाम बेटा? रणधीर। कितनी उम्र है? उम्र कितनी है इसकी? 20 उम्र है। थोड़ा परेशान सा दिख रहा है। हाँ, ऐसे मुस्कुरा, आधी परेशानी तो तेरी ऐसी दूर हो जाएगी। हाँ, इधर आराम से बैठ, आराम से ऐसे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, कोई बात नहीं। हवा अच्छी आ रही है? एसी ठीक चल रहा है? ये हमने जो है वोल्टास के एसी लगा रखे हैं यहाँ पर। फिर पूरी कुटिया में अंदर भी ये हमारा लड़का आकर के दिखा देगा। पूरे इसमें जो लैट्रिन बाथरूम और जो पूरी सीट भी है वो इतनी ज़बरदस्त लगाई है कि हमारी करीब
25,000 रुपये का तो पूरा ये टॉयलेट सीट और वॉश बेसन बहुत हाई क्वालिटी की, और 50,000 रुपये 60-70 हज़ार रुपये का तो एसी लगा रखा है। बाहर से टेंट है, अंदर से पूरा कपड़ा है। फिर इसके अंदर पूरी जो भी हर एक कमरे के अंदर जिसको जैसी ज़रूरत होती है, इसको आवश्यकता है तो इसको यहीं हवन की भी व्यवस्था रखी है, इसको धूम्र भी मिलेगा। और आज से एक बात सुन ले बेटा, अपने मन में विचार करो, तुम हो भी वैसे ही। अब जैसे इस बच्चे को डिप्रेशन है, जब इस उम्र में डिप्रेशन हो जाता है तो कुछ दिखता ही नहीं, ऐसे दिमाग फिर ना काम नहीं करता। लेकिन बेटा अब आज से तेरे को क्या सोचना है कि मैं राम कृष्ण की संतान हूँ। क्या बोला? मैं राम कृष्ण की संतान हूँ। हाँ, मैं बीमार, बोलो बीमार दीन दुखी नहीं हूँ। दीन दुखी नहीं हूँ। हाँ, और ऐसे मेरे को देख करके सुबह सुबह जो मैं सोचूं बताता हूँ, वैसे ही सोचना, देखना, करना, तेरा डिप्रेशन पूरा ठीक कर देंगे। समझे? हाँ, परेशान नहीं होना, इसको पूरा ठीक करके भेजेंगे। हाँ, कौन तू बेटा अच्छा हो जाएगा, और तेरे को इसको मेधावटी देंगे, आपके बेटे को पूरा अच्छा करके भेजेंगे। तो ये तो एक मानसिक अवसाद की स्थिति में जो बालक होते हैं, है ना, वो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि क्या करें। लेकिन आपको मैं बता रहा था कि यहाँ ये सब के लिए जो है पीने का साफ पानी, जिसको जो है आजकल आरओ वाटर बोलते हैं, उसकी सब जगह व्यवस्था की है। और हमारे बालक, इधर आओ, जो है क्या नाम है? हरीश। ये हरीश जो है, ये तो हमने प्रोटोकॉल बना रखा है कि एक अतिरिक्त प्रिकॉशन लेते हैं। सबको डबल वैक्सीनेशन हो रखा है, पेशेंट का सबका RT-PCR टेस्ट होता है, फिर यहाँ एंटीजन टेस्ट भी होता है। उसके बाद यहाँ पर हटा ले, मास्क हटा ले, ये तो खाली हमने एक व्यवस्था बना के रखी हुई है। उसके बावजूद ये बालक हमारे खूब अच्छे से सेवा में रहते हैं। और अब तो तेरे पूरे टेंट फुल हैं? जी सर, सारे टेंट फुल हैं, सब AC टेंट है यहाँ पर, कोई नॉन AC टेंट नहीं है। और सबके खाने पीने से लेकर के, रहने से लेकर के, उपचार से लेकर के, आधी बीमारी तो यहाँ प्रकृति के सन्निधि में ऐसी दूर हो जाती है। तो पूरे इस योगा ग्राम के अंदर माने एक चीज़ सब जगह है, वह है प्राकृतिक सौंदर्य, वह है निसर्ग। वैसे प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ होता है, हिंदी में उसको निसर्ग कहते हैं, अंग्रेजी में उसको नेचर कहते हैं। यहाँ बाएं तरफ पूरा राजाजी नेशनल पार्क है, पीछे भी राजाजी नेशनल पार्क है, आगे भी राजाजी नेशनल पार्क है, सामने इसके नदी है। पहले सड़क नहीं हुआ करती थी, 10 साल से लोग बहुत उलाहना देते थे। मैं पिछले साल यहाँ आया तो बहुत चीफ मिनिस्टर, सारे बड़े लोग सब भी आए। उनको मैंने कहा कि कोई भी हेलीकॉप्टर से नहीं आएगा, रोड से सब आए। तो अब 1 साल से यहाँ पर सड़क भी अच्छी बन गई है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सब एकदम निसर्ग का इतना ज़बरदस्त सानिध्य है कि जिसकी कोई कल्पना भी सामान्य रूप से नहीं कर सकता। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि अभी तो यहाँ करीब कितने हैं बेटा? 146 टेंट यहाँ बने हुए हैं, और अभी 50 कुटिया बन चुकी हैं झोपड़ी वाली। और इसके अलावा 50 कुटियाओं के अलावा यहाँ करीब 84 नए RCC बिल्डिंग भी बन गई है, RCC की कुटिया भी बन गई है। और आदमियों के रहने के साथ ये पंछियों के पानी पीने और चुग्गा चुगने के लिए ये सब भी अलग से लगाए हुए हैं, जिससे कि पंछी भी, वैसे तो रात भर यहाँ पंछियों की ऐसी मधुर मधुर कलरव ध्वनि सुनाई देती है। नया शहर बसाया हमने और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए इस धरती के स्वर्ग पर, इस धरती के स्वर्ग में जीते जी स्वर्ग देख रहे हो, मरने के बाद तो पता नहीं कहाँ जाओगे। तो जीते जी स्वर्ग का आनंद लीजिए और साल में 7 दिन योग ग्राम निरामयम और स्वामी रामदेव के नाम योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी के नाम कर दीजिए। आपके 100 साल का लाइफ इंश्योरेंस मैंने कर दिया है। टेंट सिटी के बाद हजारों लोगों को एक साथ योग कराने के लिए
नए योग भवन का भी निर्माण एवं उद्घाटन योग ग्राम में संपन्न हुआ। नए योग भवन में एक साथ 1500 लोग योग कर सकते हैं। यह देश का सबसे मुझे लगता है सुंदरतम ये पूरा हॉल है अभी जहाँ पर मैं हूँ। ये अभी यहाँ मैं सेंटर में खड़ा हूँ। ये जो नए भवन का थोड़ा सा आप यहाँ भी दर्शन कर सकेंगे। जब मैं यहाँ योगा ग्राम में आया था तब यहाँ पर लगभग 400-500 लोगों के उपचार की व्यवस्था थी। अब वो बढ़कर के 1000 से ज़्यादा लोगों की, निरामयम और योगा ग्राम मिला करके 1000 से ज़्यादा लोगों के यहाँ योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा से अलग अलग प्रकार की जो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड, रिसर्च एविडेंस एक्सपीरियंस बेस्ड जो अलग अलग प्रकार की पूरी थेरापियाँ हैं, उनके माध्यम से पूरे साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ जो हम उपचार कराते हैं, अब उसका इतना बड़ा विस्तार हो चुका है। यह भवन तो उसका एक छोटा सा परिचय है। भोर में 5 बजे मेरे साथ आप उठ जाते हैं और मुझे कहते हुए फ़ख्र है कि पूरी दुनिया के लगभग 200 देशों के 200 करोड़ लोगों ने कमोबेश अपनी ज़िंदगी में योग को समाहित कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और दुनिया के ज्ञात इतिहास में पिछले 2-3 दशकों के अंदर जो यह योग क्रांति हुई है, वो पिछले 100, 200, 500, 1000, 2000 सालों की इससे ज़्यादा लोगों को इतिहास के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, और वह भी जनश्रुति से, श्रुति परंपरा से, उससे ज़्यादा का पता नहीं है। दुनिया के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी एक आध्यात्मिक मौन क्रांति हुई है, और वो स्वर गूंजे हैं पतंजलि योगपीठ से। और उस श्रृंखला में अब एक नई संस्कृति प्रकृति के साथ खड़ी हुई है, पतंजलि वेलनेस की। और उसमें यह पूरा योगा ग्राम, यहाँ तो लगभग करीब 150 एकड़ ज़मीन पर जिसका विस्तार है, और जो एक हमने वाइड कैमरा लगा रखा है, पूरा एक साथ सारा विजुअल आप देख सकते हैं, तो देखते ही एक नज़ारा सुंदर सा देखने को बनता है। और अब जहाँ, क्योंकि पहले मैं बाहर योग करवाता था, अब 15 नवंबर के बाद तो और ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो वैसे तो नवंबर में ही दीपावली के बाद ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाहर योग करने में ओस पड़ती है। मैं देखता था अक्टूबर के अंत में ओस पड़ने लग गई थी, इसलिए फिर मैंने दीपावली के बाद जो पुराना हॉल था वो छोटा पड़ गया, तो एक हॉल को तो हमने नेचुरोपैथी और आयुर्वेद पंचकर्मा के लिए समर्पित कर दिया। अब दूसरे हॉल को भी अब खाली कर दिया है आज से। और ये जो हॉल है, ये पतंजलि योगपीठ का हॉल तो योग बड़ा था ही था, वहाँ तो अभी भी करीब हम 5000 लोगों को एक साथ योग करवा सकते हैं, और करीब 50,000 लोग वहाँ एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ पर यूँ करीब 1.5 से 2000 लोग यहाँ पर योग कर सकेंगे, और यहाँ पर भी ऐसे बैठने को तो करीब इसमें भी 5000 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन योग यहाँ पर करीब 1500 लोग आराम से यहाँ पर योग कर सकेंगे। इसमें बहुत सुंदर डिजाइन बनाया है। लगभग 2 महीने के अंदर, योग ग्राम भी 2 महीने में बना था, और ये 2 महीने में इतना सुंदर ये भवन यहाँ पर जो तैयार हुआ है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स आपने देखे होंगे, कुछ स्टेडियम ऐसे बनते हुए देखे होंगे, लेकिन एयरपोर्ट्स और स्टेडियम्स के बाद में कोई योग और अध्यात्म की गतिविधियों के लिए, योगिक आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए ये पहला इतना सुंदर एक हॉल बना है। और यहाँ माने योग करके भी मन को अलग ही प्रकार का शकुन मिलेगा, शांति मिलेगी। चारों तरफ यहाँ पर हवन होगा, उसके बीच में यज्ञ पूर्वक योग, और फिर उसके बाद में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और अलग प्रकार की प्रक्रियाओं से आप रूबरू होंगे। यह अपने आप में बहुत ही सुहाना एक अलग एक्सपीरियंस है लाइफ का। यहाँ पर 3 बड़ी स्क्रीन लगा दी गई हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं।
दाएं बाएं हैं, जिससे कि दूर तक पूरे हॉल में साधक कहीं पर भी बैठे हुए हैं, उनको जहाँ भी हैं वो वहीं उस एक लाइव कनेक्टिविटी और एक एक योगासन, प्राणायाम, ध्यान की बारीकी वो जहाँ भी है वहीं से उसको देख सके, अनुभव कर सके। इसके लिए ऐसी पूरी यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है। गो, गंगा, गायत्री और वेद माता से लेकर के भारत माता की उपासना हम युगों युगों से करते आए और पतंजलि योगपीठ में गौ माता की सेवा हमने प्रारंभ से की और आज भी हजारों गोवंश की सेवा जहाँ पतंजलि योगपीठ में हो रही है, वहीं 1 लाख से ज़्यादा गोवंश की सेवा पतंजलि के जो गोधन, गोमूत्र और पर आधारित जो प्रोडक्ट हैं, चाहे गुनाइल है, चाहे वो पंचगव्य है या गोधन अर्क है, इसके द्वारा हमने 1 लाख से ज़्यादा गोवंश की निरंतरता के साथ सेवा करने का कार्य किया है। पतंजलि ग्रामोद्योग और पतंजलि गौशाला इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे परम आदरणीय श्री डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी के नेतृत्व में ये एक बहुत बड़ी सेवा का काम, ये प्रोडक्ट जिसको हम जो है दुग्धामृत, जो पशुहार है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो है फीड सप्लीमेंट्स हैं और पशुओं की अलग अलग औषधियाँ हैं, ये सारा कार्य तो एक जो आपके सामने है। यद्यपि अभी काफ़ी राज्यों में इसका विस्तार हो चुका है, वह तो इसका एक छोटा सा अंश दिखता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकल्प है कि भारतीय गोवंश की जो गायें हैं उनका 25 से 50 किलो तक दूध हो और उनकी बछड़ियां हर घर को मिलें। एक बहुत बड़ा सपना है, धीरे धीरे ये साकार हो रहा है और आगे इसको बहुत बड़ा विस्तार हम देना चाहते हैं। तो गाय मात्र एक जीव मात्र नहीं है, एक पशु मात्र नहीं है। जो नवरत्न है हमारे कि समुद्र मंथन से जो नवरत्न उत्पन्न हुए उसमें से एक कामधेनु भी है, गाय भी है। और गाय जो है उसका दूध, उसका घी और गाय की सेवा, गाय की ऊर्जा, गाय की उपस्थिति, अब तो गाय से हक करना को एक उपचार के अंदर भी सम्मिलित किया गया। पूरी दुनिया के अंदर क्या क्या नहीं है, उस गाय के खुरेरा करने मात्र से, उसके ऊपर हाथ फिराने मात्र से कितने लोगों की आंखों की दृष्टि मिल गई, जीवन की दृष्टि मिल गई। सत्यकाम जाबाल की तो बहुत पुरानी हमारी कहानी है उपनिषदों की। खैर, पतंजलि योगपीठ में हम गौ माता की सेवा को अपना धर्म मानते हैं और जिस तरह से गौ माता का कत्लखानों में कत्ल हो रहा है, उसके प्रक्रूरता, बर्बरता होती है, देख करके भीतर से करुणा से और दर्द से हृदय तड़फने लगता है। तो हम सब इस दिशा में पुरुषार्थ कर रहे हैं और आप सबसे भी आह्वान करते हैं कि हम सब छोटे छोटे ऐसे कुछ निर्णय कर लें कि हम गोव्रती बने। मैं गाय का ही घी खाऊंगा, गाय का ही दूध पीऊँगा, गाय का ही दही, छाछ, पनीर आदि का सेवन करूँगा। गोव्रती बने, योगव्रती बने, स्वदेशी व्रती बने। ये छोटे छोटे व्रत एक बहुत बड़े मुकाम तक हमको लेकर के जाते हैं। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि आप यह जो पतंजलि योग पीठ के अलग अलग सेवा प्रकल्पों को देखते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से 5 जनवरी हम पतंजलि का स्थापना दिवस मनाते हैं। 5 जनवरी 1995 में जो स्थापना हुई थी, उसी क्रम में हर वर्ष आपको हम आस्था और संस्कार के माध्यम से यह पूरा दिग्दर्शन कराते हैं कि आप सबके आशीर्वाद से, भगवान के अनुग्रह से जो हमने ये पुरुषार्थ और परमार्थ के कार्य किए, आप इनको देखें, औरों को भी प्रेरित करें देखने के लिए और बताएं, और सब मिल कर के एक अपनी भूमिका निभाएं कि मेरी भी भूमिका होगी, मेरा ये योगदान होगा। अपने हिस्से की जिम्मेदारी लें और उस जिम्मेदारी को लेकर के एक बड़ी भागीदारी हम गो,
गंगा, गायत्री, वेद माता और भारत माता की सेवा के लिए निभाएं। और मुझे विश्वास है आप भी गोव्रती बनेंगे, योगाव्रती बनेंगे, स्वदेशी व्रती बनेंगे और ऐसे इन दृढ़ व्रतों से संकल्पित होकर के व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। जो ये छोटे छोटे व्रत हैं ये हमें सत्य और परम सत्य तक पहुंचाते हैं। और जब हम सब संकल्पित होकर के गौ माता की, भारत माता की सेवा में लगेंगे तो निश्चित रूप से गौ माता भी बचेगी और भारत माता परम वैभवशाली बनेगी। अभी हम आपको ले आए हैं पतंजलि की देसी गायों की गौशाला में। गौ सेवा और इसके साथ कुदरती खेती और दूसरे ग्रामीण भारत के आर्थिक स्वावलंबन और समृद्धि के लिए विभिन्न प्रकल्प यहां पर हम चला रहे हैं। यहां आप गायों को आनंद करते हुए, मस्ती से नाचते हुए देख रहे हैं। और ये देसी नस्ल की सब गाय हैं। इसके अंदर राठी है, शाहीवाल हैं और थारपारकर नस्ल की गायें हैं, हरियाणवी नस्ल की गायें हैं। और इन सब गायों की तंदुरुस्ती देख करके, इनकी शक्ति स्फूर्ति देख करके आपको भी ईर्ष्या हो रही होगी कि काश ऐसी गायें हमारे घर में भी होती। और इन गायों का दूध पीते हैं हमारे आचार्य कुलम के बच्चे, वैदिक गुरुकुलम के बच्चे। और ये जो गाय हैं, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें आपको कि करीब 20 से 25 किलो दूध तक, माने 15, 20 और 25 किलो दूध देने वाली भी गायें इनके अंदर हैं। आप देख रहे हैं उधर सामने एक गाय है, उसकी आप ऊंद को देखते हैं, उसके स्तनों को देखते हैं, चाहे वो लाल रंग की गाय, राठी गाय है, या ये सफेद रंग की गाय है, या मेरे बिल्कुल इधर सामने जो गाय खड़ी है, इस गाय को देखिए आप, इनके ऊंद को देखिए, इनके स्तनों को देखिए, इनकी कद काठी को देखिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी नस्ल की गायें हैं। और इनको थोड़ा हम गुड़ खिला देते हैं। पतंजलि की ये बहुत बड़ी गौशाला है। करीब 1000 गाय हमारी इन 2 गौशालाओं में है। एक यहाँ पर पतंजलि के बिल्कुल करीब है, एक दूसरी उधर तेलीवाला, दूसरा एक गांव है, वहाँ पर बड़ी गौशाला है। और इन गायों के लिए खास आप देखेंगे कि गद्दे हैं यहाँ पर। देखिए ये छोटे बछड़े हैं, और बछड़े हों या गाय हों, यहाँ पर गद्दों पर आराम करते हैं। और इन बछड़ों की भी आप सेहत और तंदुरुस्ती देखिए। और गौशाला में पूरी स्वच्छता रखते हैं। जैसे ही गाय गोबर करती है तुरंत उसको उठाया जाता है, फिर पूरे इस फर्श को पानी से धोया जाता है, और बाहर उनके बैठने के लिए मिट्टी होती है, और यहाँ उनके लिए खाने के लिए हरे चारे से लेकर के पतंजलि पशु आहार, जो यूरिया रहित पशु आहार है, वो हम अपने पशुओं को भी खिलाते हैं, और देश के किसानों को भी हम ये उपलब्ध करवाते हैं। तो ये पूरी की पूरी गौशाला आप देख रहे हैं। आप ऐसे ही आपको नंदीशाला भी दिखाते हैं। आपको पहले हमने गौशाला का दर्शन करवाया, अब ये नंदीशाला है हमारी। इसमें नंदी हैं, इनकी माता किसी की 20, किसी की 25 किलो दूध देती थी, और उन्हीं नंदियों से हम गाय नई करवाते हैं।
क्योंकि गायों की नस्ल खराब होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अच्छे नंदियों की कमी। और ये जो आप नंदी देख रहे हैं अलग अलग नस्ल के, हमने इसमें एक नियम, एक व्यवस्था रखी हुई है कि गाय को नहीं करवाते हैं, उसमें ध्यान रखते हैं कि उसमें जैसे मनुष्यों के अंदर एक ही खानदान में शादी नहीं करवाते हैं, नहीं तो उसमें जेनेटिक स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है, नस्ल खराब हो जाती है। ऐसे ही हम ये ध्यान गायों के अंदर भी रखते हैं। एक तो कम दूध देने वाली जो गाय हैं उनके से जो नंदी तैयार होते हैं, सांड तैयार होते हैं, उनसे हम गायों को नया नहीं करवाते। दूसरा, उसमें उनकी पीढ़ियों का ध्यान रखा जाता है, पूरा एक एक गाय का रिकॉर्ड रखा जाता है और इनके वंश की गाय को इन्हीं नंदियों से क्रॉस नहीं करवाया जाता। और उसके बहुत से नियम हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। तो सबसे ज्यादा महत्व की बात यह है कि ये जो हमारे नंदी हैं, इनसे ये जिस गाय के बछड़े को नंदी बनाया गया उसकी कम से कम 3 पीढ़ियों को उस नंदी से हम क्रॉस नहीं होने देते। क्योंकि हमारे पास बहुत से नंदी हैं, इसलिए हम इस व्यवस्था को बहुत अच्छे से बना पाते हैं। गांवों में गायों की नस्लें इसलिए खराब हुई कि एक नंदी से सारी गायों को क्रॉस करवा दिया गया। जिस गाय के बछड़े को नंदी बनाया गया उसी गाय की दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी को, और उस गाय को भी 3 साल के बाद उसी गाय के जाए उस नंदी ने उसको क्रॉस कर दिया। और ये एक तो दुराचार हो गया। दूसरा, उससे गायों की नस्लें खराब हो गई। जो गाय 20, 25, 30 किलो, 35, 40, 45 किलो तक दूध दिया करती थी, वो 2, 3 किलो, 5 किलो दूध देने लग गई। हमारी पतंजलि की गायें 15 किलो से लेकर के 25 किलो तक दूध देती हैं। उन गायों के भी आपको दर्शन कराते हैं। ये है हमारी वो गाय जिसने पहले ब्यात में पहली बार जब इसने बच्चा दिया तो 18 किलो दूध दिया था, और इस बार ये अभी 24 किलो, दूसरे ब्यात में 24 किलो दूध दे रही है। और दोनों ही ब्यात में बछड़ी दी है इस गाय ने। तो यह हमारी बहुत ही प्यारी गाय है। वो भी गाय जो है बहुत ही अच्छी नस्ल की है। ऐसी ये तमाम हमारी जो गायें हैं ये बहुत अच्छी नस्ल की हैं, और ऐसी अच्छी नस्ल की गायें पूरे हिंदुस्तान में हम बहुत जल्दी तैयार करेंगे। स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान, गांव की आर्थिक समृद्धि का यह है हमारा पतंजलि ग्रामोद्योग का अभियान। और इसी संकल्प के तहत हम यहां गौशाला में गोमूत्र से लेकर के और पंचगव्य साबुन से लेकर के गोमूत्र का अर्क ये सब तैयार करते हैं। पहले इसका नाम हर्बल शुद्धि था, हमने भी इसका नाम गोनाइल कर दिया है। और ये गोनाइल अभी 15 से 20 टन प्रतिदिन यहां पर तैयार हो रहा है। आगे हमारा संकल्प है कि हम 1 लाख टन प्रतिदिन गोमूत्र से ये गोनाइल तैयार कर सकें, और इसके द्वारा हजारों गौशालाओं को स्वावलंबन दे सकें। पहले हमारे घरों में माताएं बहनें गोमूत्र और गोबर से ही तो चौका लगाया करती थी और घर पवित्र रहा करते थे। आज कोई वास्तु दोष के नाम पर डरा हुआ है, कोई भूत प्रेत के नाम पर डरा हुआ है, और कई प्रकार के लोग अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। अपने घर में गोनाइल का पोछा कीजिए, गोनाइल से सफाई कीजिए। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होगा। गोनाइल से पोछा करने पर, गोनाइल से अपने घर की फर्श की सफाई करने पर आपका घर पूरी तरह से पवित्र रहेगा। एयर, वाटर, सोयल सब कुछ प्रदूषित हो गया है, और उस दूषित अन्न को खाकर के मनुष्य को एसिलिएमएस ऑटोमेन डिजीज
ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, लिवर, किडनी फेलियर और कैंसर जैसे खतरनाक रोग हो रहे हैं। मनुष्य का जेनेटिक स्ट्रक्चर ही और उसके साथ साथ उसका कैरेक्टर ही खराब हो रहा है। हमने पतंजलि विश्व मुक्त कृषि का अभियान इसीलिए चलाया। आप ये देख रहे हैं कितनी स्वस्थ यहाँ पर ये मकई है। गौशाला का जो खाद है उसमें कई प्रकार का खाद होता है। एक नेडअप से हम खाद तैयार करते हैं जो आप पीछे देख रहे हैं। फिर इधर बाईं तरफ जो है हमारे जो पूरा टीन शेड है इसके नीचे यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं और जो है सलरी का खाद होता है। हम एक संजीवक खाद भी तैयार करते हैं। इस तरह से 4 हमारे मुख्य प्रकार से खाद हम तैयार करते हैं और एक गाय से हम 8 से 10 एकड़ जमीन पर ये विश्व मुक्त कुदरती खेती कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कुदरती खेती के अंतर्गत गन्ना है। पीछे अलग अलग प्रकार की बहुत तरह की शाक सब्जियां हैं, पालक से लेके मेथी से लेकर के लहसुन प्याज से लेकर के मटर टमाटर से लेकर के गेहूं बाजरा मूंग चावल सब कुछ हम यहाँ पैदा करते हैं। और ख़ास बात यह है कि कुदरती खेती में हमने एक दर्शन के साथ, एक सिद्धांत के साथ कार्य किया, कम लागत ज़्यादा उपज हो। आप ये जो मेरे हाथ में गन्ना देख रहे हैं, ये गन्ना जो है हमने उसी कुदरती तरीके से ही तैयार किया हुआ है और ये इतना स्वादिष्ट है। हमारे जैन साहब हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो ये पूरी खेती का काम देखते हैं और सुबह से सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक ये एक मिशनरी की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमने देखा है कि खेतों में यदि हम मेहनत करते हैं तो बिना यूरिया और डीएपी के हम अपने खेतों को बचा सकते हैं, खेती को बचा सकते हैं और जो खेती से अन्न उत्पन्न होता है उसको मनुष्य अपने स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए, सुखी जीवन के लिए उपयोग करना चाहता है। लेकिन ना खेत ठीक रहे, खेती गड़बड़ हो गई, किसान दरिद्र हो गए और वो किसान जो अन्न पैदा कर रहे हैं उसको खा करके लोगों की जिंदगी में जहर घुल गया। ये दाएं तरफ स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, इसके पीछे कितने प्रकार के गेहूं की नस्लें लगी हुई है? महाराज जी ये 30 प्रकार की नस्ल लगी हुई है। 30 प्रकार की गेहूं की अलग अलग नस्लें लगी हुई हैं जिनको हम कुदरती तरीके से पैदा करते हैं। ना यूरिया, ना डीएपी, ना कोई फर्टिलाइजर, ना कोई पेस्टिसाइड्स जो जहरों से, केमिकल से, रसायन से बने हुए हैं। पीछे सरसों है, उसकी भी अलग अलग नस्लें हैं और यहाँ पीछे आप देख रहे हैं ये लहसुन है। ये अलग अलग प्रकार की साग सब्जियां सब यहाँ पर तैयार करते हैं। और आप ये मेरे आगे देख रहे हैं ये फूल गोभी है, उसके आगे पत्ता गोभी है। आपको हम फूल गोभी और पत्ता गोभी भी दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। सब प्रकार की साग सब्जियां, मटर से लेकर के, टमाटर से लेकर के, गाजर मूली से लेकर के, जो भी सैकड़ों प्रकार की साग सब्जियां और जो है गन्ने, गेहूं, चावल, धान से लेकर के हम सब कुछ यहाँ पैदा कर रहे हैं। और आपको एक खास बात ये बताना चाहते हैं कि अब जैसे गन्ना है, इसका जो स्वाद है वो जो केमिकल वाला गन्ना उसमें कभी नहीं आ सकता। और हम जो साग सब्जियों के जो पत्ते होते हैं इनका भी खाद तैयार करते हैं। वो कैसे करते हैं जैन साहब? जी ये जो सब्जियां होती हैं, पत्ते वगैरह इनका होता है, इनको हम लेयर वाइज लेयर डिकम्पोज करते हैं महाराज जी। बायोगैस स्लरी डाल के, डिकम्पोजर डाल के 6 महीने में बहुत अच्छा खाद तैयार हो जाता है महाराज जी। मैं भी आपसे बात कर रहा था कि लोग यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स डाल करके और सोचते हैं कि इससे हमारी उपज बढ़ जाएगी, हमारी फसल अच्छी होगी, आमदनी बढ़ेगी। लेकिन लोग यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जहरीले रसायन, केमिकल्स डालते हैं तो भी अपने खेत में 350 से 400 क्विंटल गन्ना पैदा कर पाते हैं 1 एकड़ में। हम हमारे जैन साहब जो हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं और कृषि वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये खुद किसान हैं, क्योंकि जो किसान होगा वही सच्चा कृषि वैज्ञानिक हो सकता है। और हमारे जो पहले कृषि करते थे वो तो ऋषि होते थे। तो हमारे जैन साहब यहाँ खेती करते हैं बिना यूरिया, डीएपी, बिना किसी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स के
बिना किसी जहर के सब साग सब्जियां और गन्ना 400 से 450 क्विंटल 1 एकड़ में पैदा करते हैं। और उसके साथ साथ चाहिए गाजर हो, गाजर इतनी स्वादिष्ट हैं, मेरे पीछे लगी हुई है, गाजर है, मूली है, शलजम है, मटर है। एक देसी काले रंग की गाजर हुआ करती थी, वो ऐसी मीठी होती थी, इतनी मीठी, और ये मिठास भी पवित्रता लिए हुए, सात्विकता लिए हुए। तो ऐसी गाजर, ऐसी मूली, ऐसी शलजम और इतनी सुंदर मटर, माने जिसमें पूरे दाने, आप देखिए इतने हेल्दी दाने। लोग सोचते हैं केमिकल जहर से पैदा होते, देखो कितना अच्छा है। आप एक एक दाने को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। यह कुदरती खेती का कमाल। हम बिना किसी जहर के प्रयोग के, खाली गाय के गोमूत्र से, गोबर से, और उन्हीं से ही हम कीटनाशक के तौर पर यहां छिड़काव भी करते हैं सब्जियों में। आप देखें कोई कीड़ा आपको लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। एक किसान कृषि, गोपालन, डेयरी उद्योग, शाक सब्जियां, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, तमाम प्रकार के जिन प्रकल्पों को करके अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकता है, खुद स्वस्थ रह सकता है और देश को स्वस्थ रख सकता है, समृद्ध बना सकता है, वो सारा प्रकल्प पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ संचालित हो रहा है। और यहाँ पर हम निरंतर किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं, जिससे कि जो मॉडल हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसको वो अपने खेत में जा करके अप्लाई कर सकें। यहाँ उनको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, जिससे कि जैसे खेती यहाँ हो रही है वैसे वो कुदरती खेती अपने गांव में, अपने घर जा करके कर सकें।